Good afternoon. I am Dr. Parul Jain, co-coordinator of this program. Extend very warm welcome to all of you in this technical session. I request Honorable Dr. Sunil Kumar Sir, Vice Chancellor, RGPB Bhopal, to chair this session. It is a matter of great pleasure that today we have with us Honorable Dr. Rajiv Kumarji, Member Secretary, All India Council of Technical Education, to enlighten us on new education policy. I would like to introduce our learned expert. Professor Rajiv Kumar did his ME in Computer Technology and Application from Delhi College of Engineering, Delhi, and PhD from IIT Delhi. After completing PhD, he joined DCR University of Science and Technology, Haryana, in the year 1990. His area of research interest are mathematical computing, software engineering, and image processing. He has published number of research papers in national and international journals and presented many papers in India and abroad. He has visited several universities in USA, Canada, China, and Malaysia. We know that AICT has taken many steps to implement NEP 2020. I humbly invite Honorable Dr. Rajiv Kumarji to address us. Sir. धन्यवाद मैडम. ऑनरेबल वाइस चांसलर सर प्रोफेसर सुनील कुमार जी, डॉक्टर प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी, अभी हमने सुबह चर्चा की कि हमने क्या किया था, लेकिन हम एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बहुत सी चीज़ों का एक जहाँ भी हम लोग जाते हैं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन में इस चीज़ को कैसे किया जाएगा, इस चीज़ को कैसे किया जाएगा. तो मैं सबसे पहले अपनी जो लेक्चर है इसकी प्रारंभ करना चाहूँगा. एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन में सबसे बड़ा रोल टीचर्स का है. टीचर्स में जो एकेडमिक बॉडीज़ हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, चाहे वो संस्थान के लेवल में है या टेक्निकल एजुकेशन या पॉलिटेक्निक्स के लेवल पे है, उनमें सबसे बड़ा रोल टीचर्स का होने वाला है, उन एकेडमिक बॉडीज़ का होने वाला है. क्योंकि सारे प्रावधान किए गए हैं, एनईपी के प्रावधान हमारी एपीएस में भी आ गए हैं. अगर अब कोई बच्चा, सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई बच्चा इंजीनियरिंग से, सर हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बच्चा सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में आपके यहाँ एंट्री करना चाहता है, तो सबसे पहला सवाल संस्थानों का आता है कि सर ये एंट्री एग्ज़िट कैसे होगा, क्या आप एआईसीटी एक्स्ट्रा सीट देगी, बच्चे सीट भी छोड़ के चले जाएंगे, खाली होंगी. ये बहुत ऑब्वियस सवाल लोगों का आता है. तो एक चीज़ जो अभी मैं इसको आप बता रहा हूँ, अगर कोई बच्चा आपके यहाँ एक ऐसे सेमेस्टर एक ईयर में एंटर होता है, एग्ज़िट एंट्री के अंदर आप उसकी एंट्री तभी होगी जब आपके यहाँ सीट वेकेंट होगी. अगर सीट वेकेंट नहीं है तो वो बच्चा आपके संस्थान में एंटर नहीं कर सकता. तो ये जितनी भी एंट्री के, क्योंकि अगर एग्ज़िट होगा तो सीट भी होंगी. ये एक साइकिल है, अगर एक जगह से एंट्री किया तो उसमें एग्ज़िट किया तो उसमें एंटर भी कर सकता है. तो एक साइकिल बनेगी. स्टेबलाइज होने में 2-4 साल लगेंगे, लेकिन जो संस्थान में जब तक ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म है कि सीटों के अगेंस्ट ही बच्चा एग्ज़िट एंटर हो सकता है, तो सबसे पहला सवाल संस्थानों के मन में ये था कि हम एंट्री कैसे दे पाएंगे. दूसरी बात ये थी कि स्किल गैप्स और नॉलेज गैप्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा. ये सर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. तो ये एकेडमिक बॉडीज़ जो हैं कि स्किल गैप्स और नॉलेज गैप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एकेडमिक बॉडीज़, एक्टिव डायनेमिक एकेडमिक बॉडीज़ का होना हर संस्थान में, हर इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में आवश्यक है.
अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ एंट्री के लिए आता है और हम उसके डिसीजन लेने में अगर 10 दिन भी लगा देते हैं तो उस एंट्री का मीनिंग ख़त्म हो जाता है, उस एंट्री का मीनिंग काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। तो हमें डायनेमिक डिसीजन लेने हैं, लर्निंग गैप्स, स्किल गैप्स, नॉलेज गैप्स को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के लिए एक सरल मैकेनिज्म हो सकती है कि जहाँ से बच्चा आ रहा है, अगर कुछ नॉलेज लेके आ रहा है तो वो करिकुलम देखकर, स्किल्स लेके आ रहा है तो स्किल सेट्स देखकर, और आपकी रिक्वायरमेंट, कोर्स की रिक्वायरमेंट की उस सेमेस्टर, उस ईयर, पर्टिकुलर ईयर तक जो रिक्वायरमेंट है उनकी मैचिंग करानी है, डिसीजन लेना है। तब आपको उसको गैप्स आइडेंटिफाई करके ब्रिज कोर्सेज आइडेंटिफाई करके बताने हैं उसको। वो ब्रिज कोर्सेज उसने एंट्री से पहले करने हैं या बाद में करने हैं, ये भी आपको डिसाइड करना है। अगर आपको लगता है, संस्थान को लगता है कि ये स्किल, नॉलेज और नॉलेज गैप्स जो हैं, ब्रिज कोर्सेज जो हैं, इसके बिना ये आगे के कोर्सेज नहीं कर पाएगा, तो आप उसको पहले भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और हो सकता है उसमें उसका डिग्री का टाइम अगर 2 साल का है, बचता है बाद में, तो 2.5 साल का भी हो सकता है, 2 साल 8 महीने का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है। लेकिन आप उसको जो लर्निंग गैप्स हैं, स्किल गैप्स हैं, नॉलेज गैप्स हैं, वो आइडेंटिफाई करके सूटेबल ब्रिज कोर्सेज प्रेस्क्राइब करेंगे और वो सूटेबल ब्रिज कोर्सेज आपके संस्थान में चलेंगे। तो ये एक चीज़ हम लोगों को समझनी होगी, इसको करना होगा। तो इसमें एकेडमिक बॉडीज़ का बहुत बड़ा रोल है, डायनेमिक डिसीजंस होंगे इसमें। मैं समझता हूँ आपको, अगर पॉलिटेक्निक के लेवल पे हैं, पॉलिटेक्निक में एक बड़ा डिसीजन और लिया है इस बार, आपने अगर एपीएस देखी हो, जो बच्चे पॉलिटेक्निक में आईटीआई से आते थे सेकेंड ईयर में, तो उसमें सेम ट्रेड में उनका हम लोग अलाउ करते थे। इस बार से जैसे कि इंजीनियरिंग में जैसे डिप्लोमा करके लेटरल एंट्री में आते हैं, वो किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हैं, यही फैसिलिटी, यही प्रोविज़न इस बार डिप्लोमा में भी किया गया है। आईटीआई किसी भी ट्रेड में किया हो, वो डिप्लोमा के डिफरेंट ट्रेड्स में, डिसिप्लिन्स में वो बच्चा मूव कर सकता है। ये प्रोविज़न इस बार डाला गया है। हो सकता है मध्य प्रदेश में ये प्रोविज़न पहले से ही लागू हो रहा हो, लेकिन बहुत से हमारे एपीएच में प्रोविज़न नहीं था, किसी ने पॉइंट आउट भी नहीं किया था। इस बार पॉइंट आउट किया लोगों ने, तो हमने एपीएच में उसका प्रोविज़न किया है। तो जहाँ तक लेटरल एंट्री की सवाल है, इंजीनियरिंग एजुकेशन में लेटरल एंट्री का एंट्री अब से आप सभी लोग जानते हैं, चाहे वो डिप्लोमा में हो चाहे इंजीनियरिंग में हो, अब से 25-30 साल से प्रावधान है ही। हम लोग सेकेंड ईयर में बच्चों को एंटर करते हैं। अब लेटरल एंट्री हो सकता है कोई वोकेशनल स्किल्स लेके आपके पास आए, कुछ स्किल सेट लेके आए, स्किल के लेवल लेके आए, उसको आपको एंटर कराना हो, तो उस केस में आपको नॉलेज गैप्स और स्किल गैप्स आइडेंटिफाई करके कराने होंगे और उसको परमिट करना होगा। तो अगर इंजीनियरिंग में है तो यूनिवर्सिटी के स्टैट्यूट्स में भी सर चेंज होंगे, ये सब प्रावधान होंगे। थोड़ा स्टेबलाइज होने में टाइम लगेगा, लेकिन ये बिगनिंग है। इस बिगनिंग को, ये जो अगर बस है हमने इस बार मिस कर दी, तो ये बस हमें दोबारा कभी नहीं मिलने। भारत बहुत पीछे रह जाएगा, क्योंकि स्किल्स और नॉलेज गैप्स का, और ये इस बस को मिस करने का जो दामन पे जो दाग आने वाला है, हमारी जनरेशन पे आने वाला है, हमारी और आपकी जनरेशन पे आने वाला है। इसको बचाने के लिए आने वाली जनरेशन को ये परेशानी ना फील करनी पड़े, इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना होगा, थोड़ा काम ज़्यादा करना होगा। ये इसमें कोई बात नहीं है कि हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, और कुछ ऐसे भी आउट ऑफ द बॉक्स आपको डिसीजंस लेने होंगे, क्योंकि हर इसमें इतनी चीज़ें होने वाली हैं कि हर चीज़ को प्रेस्क्राइब और डिफाइन नहीं किया जा सकता, ना रेगुलेटरी बॉडी द्वारा, ना स्किल यूनिवर्सिटी द्वारा, ना आपके बोर्ड्स द्वारा, टेक्निकल बोर्ड द्वारा। तो हर चीज़, हर डिसीजन एक अपने आप में अलग तरीके का डिसीजन होगा, डायनेमिक डिसीजन होगा। तो मेरा आपसे सबसे अनुरोध है कि इस पे हमें पीछे नहीं हटना है। अगर किसी बच्चे को हम फैसिलिटेट कर सकते हैं एंटर करने के लिए एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, तो हमें करना है। मैं आपको एक प्रसंग बताता हूँ। जब मैं टीचिंग में था और मैंने टीचिंग 90 में ज्वाइन की थी, 2 साल बाद सर हमें कुछ ऐसा ही एक डिसीजन लेना था, नया हमारा संस्थान था। तो हमारे यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए हुए थे 92 में। तो मैंने उनसे पूछ लिया, आई वॉज वेरी जूनियर एट द टाइम, कि साहब ये इसको करना है, कैसे करें। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी, मैं बहुत आईआईटी से निकल के गया था, उन प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप हमसे ये पूछोगे कि आगे का स्टेप कैसे लेना है, तो हम तुरंत पूछेंगे पीछे का कैसे लिया। आप स्टेप लो, अगर आपको ठीक लगता है स्टेप लेके आप आगे बढ़ो, बोल्ड स्टेप लीजिएगा।
आपको हमें सबको बोल्ड स्टेप लेने होंगे, तभी हम इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ट्रू स्पिरिट में लागू कर पाएंगे और अपने छात्रों को इसका लाभ दे पाएंगे। और भी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको आएंगी, लेकिन सबसे बड़ा जो रोल है वो टीचर्स का होने वाला है। और जो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत से लोगों में एक ये भी चर्चा होती है कि अगर ये पूरी तरह से, चाहे हमने स्वयं पे कोर्सेज कर दिए या ऑनलाइन कोर्सेज अगर अलाउ हो रहे हैं, सरकार अलाउ कर रही है, तो टीचर्स का क्या होगा, ये भी एक संशय लोगों के मन में आती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ टीचर्स का रोल उतना ही रेलेवेंट रहने वाला है, अनलेस अनटिल टीचर्स, अगर गणित का प्राध्यापक हूँ तो मेरे पास और भी बहुत सी स्किल होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस की मेरे पास जब तक 5-6 स्किल्स और नहीं होंगी तो मेरी रेलेवेंस नहीं है। तो टीचर्स को डाइवर्स होना पड़ेगा, मल्टीडिसिप्लिनरी होना पड़ेगा, तब उनकी रेलेवेंस है। और अगर मान लो लेक्चर्स अभी 40% किए हैं मूक्स पे, हो सकता है कल सरकार 100% जो नॉलेज पार्ट है कह सकता है बच्चा मूक्स से ले सकता है, तो फिर एक दिमाग में आता है कि टीचर्स का क्या रोल रहेगा। टीचर्स का रोल रहेगा कि बच्चों को नए नए इनोवेशंस, क्लासरूम में जो चीज़ नहीं हो सकती उन इनोवेशन के बारे में गाइड करना, मेंटर करना, आगे ले जाना, ये टीचर्स का रोल होने वाला है। अगले 10 साल में यही रोल रहेगा, क्योंकि जो हम क्लास में पढ़ाते हैं वो तो सारा का सारा ऑनलाइन उसको मिलेगा। हैंड्स ऑन पार्ट जरूर टीचर कराएंगे। अभी वर्चुअल लैब्स की भी बात हो रही है, तो एजुकेशन का स्वरूप तो चेंज होना है ही। ये मेरे हाथ में, सरकार के हाथ में या आपके हाथ में नहीं है कि इसको रोका जा सकता है। हो सकता है कि सरकार या आप और सब मिल के इस स्वरूप को 1 साल 2 साल डिले करा लें, लेकिन एजुकेशन का स्वरूप अगले 10 साल में चेंज होगा, ये तो एक निश्चित सी बात है। लेकिन उस स्वरूप को पहचानते हुए हमें अपनी स्किल्स, डाइवर्सिटी, इन सब को सोचना होगा, इनके हिसाब से अपने को तैयार करना होगा। तो इससे मेरा आप सबसे अनुरोध है कि केवल हम अपने सब्जेक्ट पे ना कन्फाइंड रह के उस सब्जेक्ट में आगे क्या बच्चों को, अगर हम पॉलिटेक्निक में टीचर हैं तो किस तरीके के प्रोजेक्ट हम करा सकते हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड हम प्रोजेक्ट कैसे ला सकते हैं। आपको मेहनत ज़्यादा है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें ज़्यादा मेहनत से काम करना है, लेकिन हमारी रेलेवेंस उतनी ही है जितनी पहले रही थी, इसमें कोई कमी नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, ट्रेडिशनल तरीके से आगे हमें ज़रूर निकलना होगा। ये एक मेरा सोचना न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर है। तो अगर आपके क्वेश्चंस हैं, मैटर्स, सर्विस मैटर्स को छोड़ के आप, क्योंकि ये एक जो कार्यशाला है ये एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन को लेके है, मुझे पता है आपके सर्विस मैटर्स के भी आईसीटी को लेके बहुत से इशू होंगे, वो आज फोरम नहीं है उसको डिस्कस करने का, वो कभी बैठेंगे बात करेंगे तो उसको भी लेंगे। तो आप अपने कोई क्वेश्चंस हो, आप मन में शंका हो, हाँ मैडम बताइए। सदन को नमस्कार। मैं डॉक्टर भावना झारिया, प्रोफेसर एंड हेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। सर, मेरा प्रश्न ये है कि हमने भी जब मंथन किया था तो ये एक प्रश्न उठकर आया था कि जो हम एग्ज़िट और एंट्री की पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो जैसे आईटीआई का जो सर्टिफिकेट आईटीआई वाले देंगे और डिप्लोमा में यदि कैंडिडेट छोड़ देता है बीच में पढ़ाई, वो सर्टिफिकेट उसको सर्टिफिकेशन देना है, और इंजीनियरिंग में तो इसकी इक्विवेलेंसी हम कैसे तय कर पाएंगे जब तक कि एक कॉमन स्केलेटन में, जिसको हम स्कीम्स कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, कॉमन स्केलेटन में यदि हम पूरा एक यूनिफाइड स्केलेटन नहीं बनाएंगे तो हम किस तरह से इसको एक लेवल पे उस सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी जो है, इंजीनियरिंग कॉलेज ने यदि सर्टिफिकेशन दिया है आईटीआई के इक्विवेलेंट का, वो डिप्लोमा वाले ने दिया है तो वो, और आईटीआई इटसेल्फ ने दिया है, इसका इक्विवेलेंसी हम कैसे तय कर पाएंगे? मैडम, आपका प्रश्न बहुत अच्छा था, मैं भूल गया इस प्रश्न को, इस विषय को जब मैं बता रहा था। एक मैडम, अभी भारत सरकार एक यूनिफाइड क्रेडिट फ्रेमवर्क लेके आ रही है, उसमें लेवल्स हैं, ठीक है। अब आने वाले समय में ऐसी अपेक्षा है कि ये डिग्री का नाम भी नहीं रहेगा, लेवल्स रहेंगे, ठीक है। जैसे यूनिफाइड क्रेडिट फ्रेमवर्क है, हमने एपीएच में भी डाला है, तो उसमें जो 10th क्लास है उसको उन्होंने लेवल 3 कहा है, 11th को 3.5, 12th को 4 और पीएचडी को कहा है 8th। तो फर्स्ट से शुरू होता है, नीचे वाले लेवल्स को मैं नहीं ले रहा, तो 10th से लेके 8th तक जो लेवल्स डिफाइंड है यूनिफाइड क्रेडिट फ्रेमवर्क का है। तो अगर बच्चा जो लेवल लेके आ रहा है,
अब सपोज जैसे कोई बच्चा इंजीनियरिंग में, आज मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, अगर एडमिट लेता है तो 12th के बाद आता है, तो 12th का लेवल कितना हो गया? 4। ठीक है। अगर कोई जो डिप्लोमा करके आता है तो उसका लेवल बैठता है 4.5। तो हम डिप्लोमा वाले को सेकेंड ईयर में एडमिशन देते हैं, तो सेकेंड ईयर जो बीटेक का जो लेवल है वो है 4.5। ठीक। तो इस तरीके से एक लेवल से यूनिफाइड क्रेडिट फ्रेमवर्क से, जो आप यूनिफाइड लेवलिंग की बात कर रही हैं, तो वो उसकी बात हम वहाँ पर रखी गई है। तो इसमें एक प्रावधान और है कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में एग्जिट करता है, तो फर्स्ट ईयर उसने कर लिया, उसका जो लेवल हो गया 4.5 हो गया, तो 4.5 लेवल पे आप उसको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट के साथ एग्जिट करा सकते हैं विद सम स्किल कंपोनेंट। उसको कुछ स्किल कंपोनेंट के कोर्सेज देने होंगे आप, जिससे वो बच्चा अगर निकलने के बाद कोई छोटा मोटा काम अपना कर सके या किसी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके, तो आप उसको कुछ स्किल कंपोनेंट देके सर्टिफिकेट दे सकते हैं, और सर्टिफिकेट का नाम होगा अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। अगर वो सेकेंड ईयर करने के बाद एग्जिट करता है तब उसका लेवल हो जाएगा 5। तो उसका नाम कहा है, अगर वो एग्जिट करता है तो उसका नाम इन्होंने जो यूनिफाइड क्रेडिट फ्रेमवर्क में है, दैट इज़ अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा। तो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा में भी यही है कि उसको आप अगेन यू गिव सम स्किल कंपोनेंट टू दैट एंड यू allow the student to exit with the diploma, undergraduate diploma. थर्ड ईयर के बाद कोई एग्जिट करता है, then they said in the unified credit framework that you give him bachelor's in vocation, vocational education के साथ, and you will also give some skill component at the third level also. और फोर्थ ईयर में अगर कोई करता है तो उसका लेवल अकॉर्डिंगली 0.5 इंक्रीज करके that he will get the degree of bachelor's of technology, और जो whatsoever the name of the degree। तो इस टाइप का यूनिफाइड क्रेडिट फ्रेमवर्क आ रहा है। और इसके बाद एमटेक का आपका रहेगा 6.5 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एमटेक 7 और पीएचडी 8। दिस इज द यूनिफाइड क्रेडिट फ्रेमवर्क दैट हैज़ बीन वेरी सून इट विल बी नोटिफाइड। इट इज़ अंडर नहीं राजीव जी, मैं झारिया मैडम के क्वेश्चन को थोड़ा और इलाबोरेट करना चाह रहा हूँ। सपोज लीजिए बीएचईएल एक पब्लिक सेक्टर है और वो आईटीआई रिक्वायरमेंट मांगता है किसी उसमें ट्रेड में कि इसके लिए ये जॉब है और आईटीआई इसमें रिक्वायर्ड है, और हमारे यहाँ से फर्स्ट ईयर की डिग्री लेके फर्स्ट ईयर का पास करके जो आप सर्टिफिकेट की बात करो, तो वो पूछें वो इक्विवेलेंस वहाँ पर उसको हेल्प करेगा या नहीं करेगा? एग्जैक्टली सर, मैं भी यही कहना चाह रही थी मैडम। अभी ये देखना पड़ेगा कि मुझे भी अभी ध्यान नहीं कि आईटीआई को किस लेवल पे रखा है उन्होंने। जी जी। मुझे जो यूनिफाइड क्रेडिट फ्रेमवर्क में है आईटीआई, क्योंकि डॉक्टर साहब उसमें ये ऐसा रखा है कि जो आईटीआई को जो क्रेडिट फ्रेमवर्क में जहाँ रखा होगा यूनिफाइड क्रेडिट में, अगर वो उससे या उससे ज़्यादा लेवल पे आप दे रहे हैं सर्टिफिकेट, तो स्किल सेट आप बढ़ा दीजिएगा, उसको इक्विवेलेंसी आप ही को देनी है। सर एक और है इसके साथ में क्वेश्चन कि जैसे एमपी का कैंडिडेट है, वो महाराष्ट्र में जाकर अपना इक्विवेलेंसी, तो ये यूनिफाइडनेस होनी चाहिए कि अदर स्टेट में। जी, ये यूनिफाइड क्रेडिट फ्रेमवर्क की है मैडम, करेगी जी। ये यूनिफाइड क्रेडिट फ्रेमवर्क की है। चाहे वो देश के किसी भी भाग में जाए, अगर आपके यहाँ से कुछ लेवल लेके जा रहा है, वो लेवल का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री लेके जा रहा है, देन इट विल बी काउंटेड देयर विद, एंड दे विल आइडेंटिफाई। अगेन आपने कोई स्किल सेट दे दिया, जब वो एंटर करेगा वहाँ पर, तो वहाँ की यूनिवर्सिटी दे विल आइडेंटिफाई द गैप्स। उनके करिकुलम के हिसाब से दे विल आइडेंटिफाई द गैप्स, नॉलेज गैप्स भी आइडेंटिफाई करेंगे और स्किल गैप्स भी, एंड देन अकॉर्डिंगली दे विल प्रिस्क्राइब द डिपॉजिटेड क्रेडिट प्लस एक्स्ट्रा क्रेडिट। हाँ जी। थैंक यू सर। डॉक्टर बीके अग्रवाल, प्रिंसिपल रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं डॉक्टर सुनील कुमार की बात एक बार फिर दोहराऊंगा, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आईटीआई सिस्टम बिल्कुल अलग है। आईटीआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है। कैसे दोनों में बराबरी होगी? मैंने कहा ना, उसमें बराबरी, हम लेवल्स की बराबरी कर रहे हैं। स्किल्स की बराबरी करने के लिए आपको स्किल कोर्सेज देने पड़ेंगे। अगर रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री की है कि आईटीआई में ये स्किल्स चाहिए, अगर आपको वही स्किल देनी है तो आपको उसको स्किल कोर्सेज फर्स्ट ईयर के एग्जिट पे देने पड़ेंगे। वो जो सवाल उठाया था ना, मतलब जवाब भी मैं ही देना चाहूँगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे यहाँ भी फर्स्ट ईयर में वर्कशॉप्स होती हैं, आपको मान लो फिटिंग की है, मिलिंग की है, मशीनिस्ट है, दिस और दैट है। तो जितने आवर्स की उसमें ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है,
उतने आवर्स की ट्रेनिंग स्किल सेट अगर आप उसको सर्टिफाई कर दोगे तो वो फिर ऑटोमेटिकली आईटी का एक इक्विवेलेंस हो जाएगा, है ना। तो वो अपने को करना पड़ेगा, अदरवाइज करना होगा, क्योंकि स्किल सेट नहीं है तो वो सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है। हम कहीं फिटर में कैसे ले लेंगे अगर उसको फिटिंग नहीं आती है, मशीनिस्ट कैसे ले लेंगे अगर मशीनिंग नहीं आती है उसको। तो जितने आवर्स की उसमें ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है फिर वो हमको इम्पार्ट करनी पड़ेगी। पार्ट करनी पड़ेगी, राइट। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो स्किल कॉम्पिटेंसीज डिफाइंड हैं, जैसे आईटीआईज की भी डिफाइंड है। तो उसी हिसाब से आप, तभी मैंने कहा कि हमारा रोल ज़्यादा बढ़ता है। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर मोर ऑन टीचर्स नाउ as soon as we implement the new education policy in true spirit. This is, if it is a polytechnic, अब यही मैंने कहा, there will be a great coordination between the university and the if you are a college, engineering college, between the university and the institute. अब आपको ये पॉलिसी डिफाइन करनी पड़ेगी कि इक्वलेंसी जो एग्जिट में आप जो सर्टिफिकेशन दे रहे हैं लेवल का, वो आप इंस्टीट्यूट लेवल पे देना चाहते हैं, और इफ़ यू वांट टू गिव एट द यूनिवर्सिटी लेवल, दैट कैन बी डिसाइडेड एट द स्टेट लेवल आल्सो। इसमें कोई ऐसा ऊपर से कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, यू कैन फ्रेम योर पॉलिसीज अकॉर्डिंगली। अच्छा, और माय सेकंड क्वेश्चन इज़ कि यदि आपने बताया कि भाई 2023 में एंट्री लेवल पर किसी स्टूडेंट को हमने आइडेंटिफाई किया, उसने विलिंगनेस, हमारे पास जगह है 2023 में, लेकिन उसको अभी हमें 6 महीने, इसलिए ब्रिज गैप बिफोर दैट एंट्रिंग 6 महीने का और ब्रिज कोर्स उसको करना है, तो उसकी एंट्री 2023 में मानी जाएगी। यदि वो क्वालिफाइड नहीं करता है ब्रिज गैप में, स्टिल इफ इज नॉट फाउंड सुटेबल टू फॉर दैट एंट्री, तो हम क्या करेंगे फिर? या तो आप ये बताइए, कोई स्टूडेंट अगर आपके यहाँ फेल हो जाता है तो क्या करते हैं आप? नहीं, हमारे यहाँ तो जैसे हमने, अगर उसको सीट खाली हो गई हमारी, तो हमारी तो वो साल सपोज कोई स्टूडेंट ड्रॉप कर गया, उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब हो गई, 6 महीने नहीं आया, तो क्या करते हैं? सेम चीज विल बी एप्लीकेबल। तो अगेन वो जब आप एडमिशन करते हैं जिस ईयर में, उसका एडमिशन उसी ईयर का माना जाएगा जिस साल में आप उसको एनरोल करते हैं। ठीक है, अगर उसको 6 महीने बाद अगर वो छोड़ देता है फिर नॉट फाउंड, तो वो सीट तो हमारी खाली चली जाएगी फिर। वो तो अभी भी खाली है, खाली केस में तो आप उसको एडमिट कर रहे हो। डिप्लोमा करने के बाद में बहुत सारे बच्चे टेक्निकल एजुकेशन से क्विट करके, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी रही है, तो वो हायर एजुकेशन में मतलब नॉन टेक कोर्सेज के लिए जाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि डिप्लोमा वाले को जो क्रेडिट मिल रही है दैट इक्वल्स टू 4.5, बिल्कुल। तो इसकी इक्विवेलेंसी जब आप बीकॉम बीएससी करने जाते हैं, तो उसको एडमिशन किस लेवल पर मिलेगा? फर्स्ट ईयर में? अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है फर्स्ट ईयर में, समटाइम्स उसको पहले सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता था, नाउ वेयर ही स्टैंड्स। मैं बताया ना आपको, बीएससी फर्स्ट ईयर 4.5, ठीक है, 4.5 लेवल का डिप्लोमा का हो गया, ही विल गो टू द बीएससी सेकंड ईयर डायरेक्टली। दैट प्रोविजन इज देयर। That provision is there. We have made it in technical education, right? Soon UGC will notify and he can also enter over there. मैंने बताया ना कि ये डिग्री का नाम हट जाएगा, अब लेवल्स होंगे केवल। 4.5 लेवल का अगर बच्चा जाएगा तो सीधे he will go to the BSc second year और in any institution। अभी नहीं था ना ये प्रोविजन, अभी नहीं था, अभी नहीं, अभी केवल इंजीनियरिंग में था, इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में जाता था। इसीलिए मैंने पूछा। हाँ कि पहले ये प्रोविजन हुआ करता था जब एमटेक्स होता था, हाँ। ये हो जाएगा। हम किसी को रोकते नहीं। अगर आप, मैं अपना केस बताता हूँ, मेरी ओरिजिनल क्वालिफिकेशन मैंने बीएससी की, उसके बाद अप्लाइड मैथमेटिक्स में मैंने एमएससी किया, एमएससी करने के बाद एमफिल किया, एमफिल करने के बाद इंटरडिसिप्लिनरी एरिया में आईआईटी दिल्ली से मैंने पीएचडी किया। माय एरिया वाज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देन आई डिड एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, देन आई गाइडेड पीएचडी in interdisciplinary area from mechanical engineering where there was great application of mathematics. So कभी किसी ने नहीं रोका कि आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में अगर टीचर हैं तो दूसरा कोर्स का कुछ करना चाहते हैं, nobody stops you। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नहीं, किस टाइप का प्रावधान चाहते हैं हम बताइए। हाँ 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 ICWA की मुझे पता नहीं कि इक्वलेंसी किस लेवल पे मानते हैं। आई डोंट नो वेदर इज वो इक्वलेंसी है उसकी, नहीं है, यूजीसी नहीं मानता है। इक्वलेंसी देती है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, AIU। नहीं, आपकी बात सही है कि अगर कोई टीचर मल्टी डिसिप्लिनरी एरिया में करता है तो उसका भी प्रावधान अभी उसके बारे में भी हम लोग विचार करेंगे। ये चीज़ आपकी अभी वाइस चांसलर साहब से बात हो ही रही थी इस बारे में। नहीं, वो इसलिए होता है कि हमारे रूल्स में लिखा हुआ है, AICT के रूल्स में लिखा हुआ है रिलेटेड डिसिप्लिन। हाँ, तो लिखा हुआ है ना, वो इसलिए होता है, यहाँ नहीं करते, वो हमारी वजह से हो रहा है। सो विल लुक ओवर दैट। Madam, informally I am telling you that we are working on that also. सर कुछ डिप्लोमा कोर्सेज आफ्टर 10th होते हैं, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज आफ्टर 12th होते हैं। जो डिप्लोमा कोर्सेज आफ्टर 12th है उसका रेटिंग क्या रहेगा? मैंने बताया ना कि डिप्लोमा कोर्सेज जो आफ्टर 12th हैं केवल वो ग्रेड उसके हिसाब से काउंट होगा, लेवल्स के हिसाब से, लेवल्स के हिसाब से। मान लो 12th के बाद कोई डिप्लोमा जो होता है उसमें अगर डिप्लोमा फर्स्ट ईयर किया उसका लेवल हो जाएगा 4.5, तो इस टाइप से, और सेकेंड ईयर बाद हो जाएगा उसका 5। सो लेवल्स विल बी देयर, नॉट डिग्री और डिप्लोमा। आप एक बार APH पढ़िएगा, हमारी APH में हमने एक टेबल दी है, ठीक है। वो टेबल 3rd से स्टार्ट हो रही है, लेवल 3 से स्टार्ट हो रही है यूनिफाइड क्रेडिट फ्रेमवर्क की, एंड इट इज़ गोइंग अप टू द लेवल 6। 7 को हमने नहीं रखा है, दिया नहीं है। 7 का मतलब है 6.5 MTech फर्स्ट ईयर, 7 इज MTech सेकेंड ईयर, एंड 8th इज PhD। अभी मेरे ख्याल से IITs में लेटरल एंट्री का प्रावधान नहीं है, और जब एक बार हमारे इंस्टीट्यूट में शुरू होगा, हम लोगों के इंस्टीट्यूट में शुरू होगा, IITs को भी करना पड़ेगा। ये वो अपने को आइसोलेशन में नहीं रख पाएंगे। अभी तो साहब अपने बच्चों को, डिप्लोमा वालों को हमारे वाले इंस्टीट्यूट में ले आओ पहले ना, तो IIT में भी ले जाएंगे उनको, खुलेंगे ये एवेन्यू सारे खुलेंगे। देखिए, इट इज़ द बिगनिंग, देयर विल बी सो मैनी क्वेरीज, सो मैनी डाउट्स। अब कुछ चीज़ें ऐसे ऐसे मंथन से निकल के भी आएंगी और चीज़ें करेक्ट भी होंगी। ऐसा नहीं है कि जो ये किया है इसमें कोई करेक्शन नहीं होगा। फ्यूचर में परेशानियां आएंगी, कुछ कन्फ्लिक्ट आएंगे, तो फ्यूचर में करेक्शंस भी होंगे, बट इट इज़ ए बिगनिंग। कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना, तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। मैडम है, प्री रिक्विजिशन है हर लेवल पे। प्री रिक्विजिशन हर कोर्स के अलग अलग होंगे। हाँ जी तो सर, वो डिवाइन, वो इसीलिए तो वो प्री उससे ही सर बेस बन पाएगा किसी कोर्सेज। जो हम ब्रिज कोर्सेज की बात कर रहे हैं वो प्री रिक्विजिट तो है जी। और क्या है दैट प्री रिक्विजिट at every level prerequisite, if someone wants to enter prerequisite has to be decided. यस सर, थैंक यू। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डिप्लोमा लेवल इंस्टीट्यूशंस की डायरेक्ट कोई बात नहीं हुई है, तो आफ्टर 2030 इन इंस्टीट्यूशंस की एग्जिस्टेंस का क्या होगा? ये किसी से मर्ज होंगे या ये सेपरेटली एग्जिस्ट करेंगे? मतलब होना क्या है इन इंस्टीट्यूशंस का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बात नहीं की गई। हमने पूरा इंटीग्रेट किया है।
अपग्रेड तो कभी भी देखिए, अपग्रेड तो कभी भी किया जा सकता है, अपग्रेड कभी भी होंगे, लेकिन अभी भी उनकी रेलेवेंस उतनी ही है, क्योंकि असली अगर वोकेशनल का पार्ट है या स्किल का पार्ट है तो हमारे डिप्लोमा संस्थान आज भी स्किल प्रोवाइड करने में उतने ही सक्षम हैं जितने अब से 20 साल पहले थे। तो इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता। जो स्किल कंपोनेंट जितना हमारी एजुकेशन में डिप्लोमा लेवल पे है, मेरे ख्याल से 50% से ज़्यादा स्किल कंपोनेंट है हमारे यहाँ, शायद किसी भी एजुकेशन में नहीं है। तो इनकी रेलेवेंस है, अभी भी है, और हमने इनको इंटीग्रेट किया है। एंट्री लेवल क्या रहेगा? पॉलिटेक्निक में हमने बताया ना 10th के बाद 10th तो बोर्ड खत्म हो जाएगा, 8+8 लेवल्स होगा ना। हमने कहा कि 10th करके जो 3rd लेवल करके आएगा वो पॉलिटेक्निक में लेवल 3 के बाद वो पॉलिटेक्निक में एंटर करेगा। अभी जो सर ब्रिज कोर्सेज हैं, अभी जो फिलहाल ब्रिज कोर्सेज हैं, जैसे आईटीआई का बच्चा डिप्लोमा में आता है तो उसको ब्रिज कोर्स के नाम पर 3-4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि उनको उनका पूरा एक सेमेस्टर खराब होता है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये थी कि ये जितने ब्रिज कोर्सेज हों ये ऑनलाइन मूक या किसी और सिस्टम से होना चाहिए, ताकि उनका जो ईयर लॉस है वो किसी तरह से बचे। बिल्कुल, ये हमने प्रेस्क्राइब किया है, कई जगह लिखा है कि ब्रिज कोर्सेज ज़रूरी नहीं है कि आप कराएं, बट उस बच्चे को इतना गाइड जरूर करना है कि ये ब्रिज कोर्स मूक्स पे यहाँ अवेलेबल है, आपको गाइड करना है, और उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है उस बच्चे को तो उसको फैसिलिटेट करना है। देयर इज़ नो बार दैट यू हैव टू टीच इट, बट यू हैव टू फैसिलिटेट हिम, यू हैव टू गाइड हिम, एंड जनरली मूक्स कोर्सेज दे आर डन थ्रू मूक्स ओनली। रन बाय अंडर स्वयं के अंतर्गत जो मूक कोर्सेज करते हैं उसकी क्रेडिट ट्रांसफ़र होती है। यदि कोई यूनिवर्सिटी अपना खुद का मूक कोर्सेज अगर प्रिपेयर करता है तो उसको भी क्रेडिट योग्य माना जाएगा बिल्कुल नेशनल लेवल पर। बिल्कुल है? बिल्कुल, इस बार ये हमने लिख भी दिया है जी। इस बार, अब तक जो APH में था केवल स्वयं लिखा हुआ था, इस बार सर हमने सारे मूक्स लिख दिए हैं। ठीक है, चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी के मूक्स हों, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के मूक्स हों, लेकिन उन मूक्स में वो कितने क्रेडिट का होगा ये तो आपकी बोर्ड डिसाइड करेगी, एकेडमिक बॉडी डिसाइड करेगी ना। उस मूक्स वाले ने कहा, उस यूनिवर्सिटी ने कहा कि ये मेरा 5 क्रेडिट का है मूक्स, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि उसको 5 का काउंट करते हैं या 3 का काउंट करते हैं। दिस इज टू बी डिसाइडेड बाय द रिसीविंग यूनिवर्सिटी। ठीक है, लेकिन इट इज़ नाउ वैलिड, acceptable and it has been documented in the document also. सर कुछ कंपनी के कोर्सेज होते हैं, जैसे अमेजन है, CCNA है, माइक्रोसॉफ्ट के कोर्सेज हैं, उनके लिए उनके भी लेवल, उनको कहीं ना कहीं मूक में हमें कुछ देखिए इसको लेके पहले भी कंट्रोवर्सी हुई कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने, नॉट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट सर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उन्होंने क्या किया कि जो कोर्सेज ये कर रहे हैं उन्होंने कहा कि डिग्री तो हम दे देंगे, पढ़ाओ तुम्हारे पास कोर्सेज हैं, पढ़ाना तुम शुरू कर दो। तो वर्चुअली दीज प्राइवेट प्लेयर्स दे स्टार्टेड टू रन ए यूनिवर्सिटी वेयर डिग्री वाज गिवन बाय द सम प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ये अभी हमारे संज्ञान में आया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन वेरी सीरियस व्यू, इन पार्लियामेंट डिस्कस्ड एंड टुक अ वेरी सीरियस व्यू ऑन दैट। दे कैन नॉट बी द प्लेयर इन रनिंग द टोटल क्रेडिट कोर्स, दे कैन बी ए फैसिलिटेटर ओनली, सपोर्टिंग प्लेयर दे कैन बी देयर, बट ये नहीं है कि कोई प्राइवेट प्लेयर का आपने कोर्स करा दिया, चाहे किसी भी कंपनी का हो, ABC का, और कह दिया कि इसके 3 क्रेडिट आप काउंट कर लो। सो दिस इज नॉट परमिसिबल। ठीक है, अभी बहुत सारी बातें हुई कि ये करना चाहिए, ये करना पड़ेगा, ये तो बात बहुत सही है कि बहुत सारे काम हैं और बहुत कुछ करना है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि अगले 1 महीने में क्या करना है, अगले 6 महीने में क्या करना है। अगर इसके साथ हम खड़े हों तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। 1 महीने में तो हमें अपना माइंडसेट ठीक करना है, पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। दिस इज़ द फर्स्ट, ये मेरे लिए भी है, ये मेरे लिए भी एप्लीकेबल होता है। जब मैं, मेरी वाइफ भी टीचिंग में है, जब मैं ये सब बातें उसके साथ भी करता हूँ तो वहाँ भी मेरा आर्ग्यूमेंट होता है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो घर पे भी मेरे, जैसे आपके साथ मेरे साथ क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा माइंडसेट इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, हम लोग 50 साल एक माइंडसेट के साथ जिए हैं, माइंडसेट में पढ़े हैं, उसको चेंज करने में, बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा। भी एक सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने
पूरा एक बिल्कुल टाइम चार्ट जिसको कहते हैं ना, वो निकाला हुआ है कंप्लीट। उन्होंने टाइमिंग दिया है कि इसको तब तक इम्प्लीमेंट करना है, इसको ये करना है, इसको तक, और एक टाइम फ्रेमवर्क की एक पूरी बुकलेट निकाली है। इवन यू कैन गो थ्रू दैट बुकलेट। उसको फॉलो करना नहीं करना तो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी को है, लेकिन एक स्टैंडर्ड उन्होंने टाइम फ्रेम उसको स्टडी करके बताया है कि अगर 2030 तक की यात्रा हमको करनी है तो कैसे कैसे कब कब कौन से माइलस्टोन पूरे करने हैं। हाँ, ब्रेकअप किया हुआ है उसको। सर, ये जैसा कि आपने बोला कि एनईपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे ऊपर लोड आने वाला है लोड और नहीं, जिम्मेदारी मेरा निवेदन है सर कि जैसे हर स्टेट्स में शासकीय, स्वशासी और ग्रांटी नेट 3 तरह के इंस्टीट्यूट रहते हैं और तीनों को ही ये करना है इम्प्लीमेंटेशन। और तो उसके लिए जो भी फैकल्टीज़ हैं उनको एनर्जाइज्ड भी रहना पड़ेगा, उनका मनोबल भी ऊंचा रखना पड़ेगा, जिससे कि उनकी क्षमता, दक्षता इस लेवल की हो कि वो सरकार के हिसाब से इस पॉलिसी को अपने अपने इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करें और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स, वो उससे लाभान्वित हो हर लेवल पर। तो मेरा निवेदन ये है सर कि गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग कौन करेगा कि गवर्नमेंट शासकीय, स्वशासी और अनुदान को एक सरीका रख रहा है, उनको पैसा दे रहा है, उन लोगों को तनख्वाह मिल रही है, उन लोगों को वेतनमान मिल रहा है और सब एक पटल पे है। तो मेरा निवेदन है कि गवर्नमेंट तो हाईएस्ट अथॉरिटी है। अब गवर्नमेंट यदि सबके साथ एक जैसा नहीं करेगी तो जो लोग बेचारे दुखी हैं या जो नहीं कर पाएंगे और वो करना चाहते हैं, उनमें बहुत क्षमता है सर, बिल्कुल सही। बहुत करना चाहते हैं, वो बहुत ताकत से करना चाहते हैं, लेकिन इस पार्ट के कारण वो दुखी होकर फिर अपनी पूरी क्षमता से नहीं कर पाते। मैं समझ गया। देखिए, हर सरकार से यही अपेक्षा होती है कि वो सबको समदृष्टि से देखे और हमारी सरकारें देखती भी हैं। ऐसा नहीं है, कहीं छोटी मोटी, इतना बड़ा परिवार हो जाता है अगर देखा जाए, छोटी मोटी कोई चीज़ कहीं रहती है तो सरकार उसको ठीक करने का प्रयास भी करती है और करती भी है। तो ये आपका एक विषय है, एक ये ऐसा विषय है मेरे ख्याल से उसको डिस्कस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ अब जब आपकी मीटिंग होंगी, इसको आप इस विषय को तब उठाएं तो ज़्यादा अच्छा नहीं, रहेगा। वहाँ तो हम निवेदन रखेंगे सर, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप जैसे स्टेचुअरी बॉडी जो भारत सरकार की है उसमें मेंबर सेक्रेटरी के पद पर हैं, उच्च पद पर हैं, तो आप आदरणीय अध्यक्ष महोदय के साथ में मिलकर मध्य प्रदेश शासन को या और भी शासन को थोड़ा सा इतना तो वो करें कि सबको एक सरीका रख के इसको इम्प्लीमेंट कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। और हमारी बात लगातार होती भी रहती है मध्य प्रदेश शासन है। सर, मेरा एक निवेदन और करना चाहूँगा, जैसे कि AICT में हम EOA के लिए अप्लाई करते हैं, सभी इंस्टीट्यूट करते हैं और अप्लाई करने के बाद डिफिशेंसीज वगैरह आ जाती है। डिफिशेंसी आने के बाद आपकी कमेटी विजिट करती है, ये सीट कम कर देती है, वो सीट, यानी जो भी उस पर कार्रवाई होती है। तो यदि इसी प्रकार की कार्रवाई AICT कर दे कि हमें वेतनमान सरकार ने नहीं दिया, तो आप कार्रवाई कर दें सर। सरकार की रात है मतलब ठीक है, इस पर ध्यान ये मैंने शुरू में कहा था कि जो आपके इस टाइप के इश्यूज हैं ये किसी दूसरे फोरम पे डिस्कस करेंगे सरकार के साथ जब बैठेंगे। तो नाउ वी विल कंसंट्रेट ओनली ऑन द NEP। हाँ, नहीं, मेरा निवेदन यही है कि इस पॉइंट के ऊपर भी AICT को थोड़ा कड़क होना पड़ेगा सर। बिल्कुल होंगे साहब, बिल्कुल होंगे। चलिए बैठिए हाँ जी, बिल्कुल वी आर वर्किंग। नहीं, इसमें UGC कंसोर्टियम ऑलरेडी है, RGP सब्सक्राइब भी कर रहा है और अभी हमने उसको क्लाउड बेस्ड भी कर दिया है। और हम तो ये आह्वान करते हैं, हम तो गवर्नमेंट से कहेंगे कि हमारे जितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं उनका कंसोर्टियम बना के RGP भी 50% सब्सक्राइब कर दे, 50% सरकार कर दे और उसको हम क्लाउड बेस्ड करके सबको ओपन कर दें जर्नल। तो ऑलरेडी बहुत सी स्कीम ऐसी अवेलेबल हैं जिसमें वो तैयार हैं, केवल 5% सब्सक्रिप्शन फ़ी पे वो तैयार हैं देने को। हमने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का कंसोर्टियम बनाने की कोशिश की, वो तैयार नहीं हुए क्योंकि वो 5% भी खर्च नहीं करना चाहते। हमारे पास सारे जर्नल्स वाले आए थे कि 100% फीस आप दीजिए,
100 मेंबर मिनिमम होंगे, 5-5% बाकी मेंबर देंगे, लेकिन उसके लिए भी हम 100 मेंबर इकट्ठे नहीं कर पाए। लेकिन हमारे जैसे लगभग ये सारे पॉलीटेक्निक और बाकी सब मिला के 70-80 संस्थान होते हैं, तो पुनः रीनिगोशिएट हो सकता है, जहाँ पे एक फीस पूरी आरजीपी भी देगा और बाकी सारे संस्थान 5-5% फीस भी देंगे, तो सबको क्लाउड बेस्ड सारे जर्नल उपलब्ध हो जाएंगे। मैं और बताता हूँ इसमें आगे, जो सर की जो इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीति आयोग, सर 18 तारीख को मीटिंग है, 1 नेशन 1 जर्नल सब्सक्रिप्शन, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही सब्सक्रिप्शन करेगी सारा जर्नल्स का, वो कॉमन मैन को भी अवेलेबल होगा, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को नहीं, कोई कॉमन आदमी है उसको भी जर्नल का, ये बहुत बड़ी एम्बिशियस स्कीम है और नीति आयोग इसको कर रहा है। ये आपका कंसर्न बहुत वैलिड कंसर्न है। हम बताएं। जो फैकल्टी पॉलिटेक्निक में है, इंजीनियरिंग में भी रिमोट एरिया में फैकल्टी डिप्लॉयड है और पढ़े लिखे बच्चे हैं, इन लोगों के करियर एडवांसमेंट के लिए इनको एमटेक और पीएचडी करनी होती है। अब इन लोगों को शासन के रूल ऐसे होते हैं कि 1 या 2 फैकल्टी को स्पेयर कर सकते हैं, बाकी को नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो पीएचडी या एमटेक करना चाहते हैं, इनके लिए हम कुछ ऐसा कोई सिस्टम डेवलप हो जिससे कि वो अपनी जगह पर रहते हुए या थोड़े दिन बाहर जाके, क्योंकि 3 साल के लिए कोई स्पेयर नहीं कर पाता सर इंस्टीट्यूशन, तो इसके बारे में सोचा जाए तो ठीक रहेगा। बिल्कुल, आपके पॉलिटेक्निक के टीचर्स के लिए हमारे पास स्कीम है QIP के लिए, QIP में एमटेक पढ़ाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे टीचर्स उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से कहूँगा कि एमटेक करने के लिए तो आप आसपास के संस्थानों में जा सकते हैं। मेरे ख्याल से सर RGTV आपका QIP सेंटर है सर, क्या नहीं? हम बना भी सकते हैं सर इसको, हम सारे इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाएं सर QIP सेंटर? नहीं, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनते हैं, उसमें क्वालिटी पैरामीटर्स और ये सब चीज़ देखने की आवश्यकता होती है। तो मान लो वहाँ एमटेक ही नहीं है तो क्वालिटी, और उसमें 2 एडमिशन हुए हुए हैं, तो QIP के हम एडमिशन ऐसे जगह से नहीं कराएंगे। तो क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस को हम QIP सेंटर बनाएंगे। हम राजीव गांधी वैसे भी उसको इसलिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि AICT डॉक्टरल फेलोशिप हर साल 10 ऑलरेडी AICT दे रहा है, मतलब PhD करने के लिए, और 20 फेलोशिप अभी RGP भी दे रहा है, तो हर साल 30 हम फुल टाइम फेलोशिप दे रहे हैं, मतलब हर ईयर। तो उसका फ़ायदा लेने के लिए बस सरकार बस स्पॉन्सरशिप कर दे तो काम हो जाए। मेरे ख्याल से MITS भी ले रहा है, शायद डॉक्टरल फेलोशिप ली हुई है, आपने भी ली हुई है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एमटेक करिएगा, PhD सर हमारी जो फेलोशिप है उसमें आप यूनिवर्सिटी में करिएगा। ऑल फैसिलिटीज़, आपको केवल एक्सप्लोर करना है और थोड़ा विल पावर रख के जाना है, एवरीथिंग इज़ देयर। अगर नहीं है तो रास्ता फिर भी बन जाएगा, बट अगर विल पावर है हमारे अंदर। रिलीव नहीं करते सर, छुट्टियां नहीं देते। आप प्रिंसिपल से लड़ाई करोगे तो कैसे होगा? थैंक यू वेरी मच। सर एक पॉइंट और था सर एक पॉइंट और था, छोटा सा बस। आप बैठिए सर प्लीज़। सर क्या है सर कि रिसर्च एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है सर इंजीनियरिंग में। रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने वाला भी एक बड़ा कंपोनेंट है। रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए पहले हमारे इंडिया द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया काफ़ी स्ट्रांग थी, वो भी अब बाहर चली गई, एल्सवेयर ले गया है। आज हमारे पास कोई भी देश का कोई ऐसा जर्नल नहीं है जिसमें हम पेपर पब्लिश कर रहे हो पता लगे कि अच्छा है। अभी जो जर्नल्स एक तो प्राइवेट जर्नल से 2000 से 4000 रुपये लेते हैं, ME वालों के पेपर पब्लिश कर देते हैं बिना किसी चीज़ के लिए। हमारे देश का एक जर्नल तो हो सर हर ब्रांच में, इसको आप लिखिए सर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज़रूरी है। हम फॉरेन के पैसे दे रहे हैं, डॉलर में पैसे दे रहे हैं सर बाहर, संस्था पूरा ड्रेन हो रहा है पैसा बाहर हमारी रिसर्च के लिए। हम अपने देश में क्यों नहीं कुछ अच्छे जर्नल्स बनाए पॉलिटेक्निक वालों के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, PG के लिए, PhD के लिए? इसको बहुत ज़रूरी है सर करना। इसको भी हम सरकार के साथ डिस्कस करेंगे। ये AICT का इतने डोमेन में नहीं है, बट UGC के साथ बात करके हम इसको करेंगे। जी हाँ, ठीक है। मेरा थोड़ा आप लोगों से अनुरोध है, आज हम जिस विषय के लिए उपस्थित हुए हैं हम उसी को कंफाइन करें, क्योंकि ऑलरेडी हम 1 घंटा पीछे चल रहे हैं, बहुत सारा डिस्कशन दूसरी बातों में हो जाता है और नेक्स्ट स्पीकर भी वेट कर रहे हैं। कृपया इसी पे ध्यान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है जिस पे आज हम ये बैठे हुए हैं, कार्यशाला कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बहुत सारी क्वेरीज़ हैं पर अभी उन्हें यहाँ रोकना पड़ेगा। आपने NEP के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड चैलेंजेस, उनके सॉल्यूशंस और हमारी जिम्मेदारियों से हमें अवगत कराया, जो निश्चित ही मध्य प्रदेश में NEP के इम्प्लीमेंटेशन में बेहद कारगर साबित होगा। थैंक यू सो मच सर। और एक छोटी सी सूचना आपको देना चाहती हूँ कि जो भी प्राचार्य या उनके प्रतिनिधि रिलीविंग चाहते हैं वे ये सुनिश्चित कर लें कि उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और यदि नहीं हुआ है तो आप लंच के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करा लें।
We are very lucky that today we have Honorable Professor Ravindra Ramchandran Kanhere ji, Chairman of Admission and Fees Regulatory Commission. I would like to introduce our learned speaker. Dr. Kanhere ji have administrative and academic experience of more than 35 years. He worked as NSS officer, NSS district coordinator, and have a very close relation with students and deep understanding of their psychology, recruitment, and expectations from teachers. He also worked as Vice Chancellor of MP Bhoj Open University. He was associated with Indian Red Cross Society as Joint Secretary about 10 years in District Barbani. He has published and presented more than 40 papers in international and national journals, conferences, and seminars, and guided more than 20 students for PhD. You may be pleased to know that he is the chief of task force constituted by Madhya Pradesh government to implement national education policy in MP. I honorably request Dr. Kanhere ji to provide us an overview of current status of implementation of NEP in Madhya Pradesh. Sir. आदरणीय कुलपति जी और AICT मेंबर सेक्रेटरी और सभी विद्वजन, जैसा कि हम पहले सत्र में भी बात कर रहे थे कि जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन मुख्य चैलेंज होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन करना। और इम्प्लीमेंटेशन करते समय हमेशा लोगों के मन में बहुत सारी दुविधाएं रहती हैं कि इसको अभी करना है कि वेट करें, दूसरा स्टेट कर लेंगे फिर करेंगे। और कितना भी स्टडी करें, कितना भी ऑब्जर्वेशन करें, जब भी आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो आएंगी ही, और समय के साथ उसको ठीक भी किया जाता है। तो हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं मध्य प्रदेश के, उसमें फर्स्ट ईयर से इस साल इम्प्लीमेंट हो गई है। टेक्निकल एजुकेशन में यदि हमको इम्प्लीमेंट करना है तो प्रैक्टिकली क्या करने की ज़रूरत होगी, मैं केवल उसी पे बात करूँगा। तो पॉइंट वाइज हम बात करते हैं कि किस तरह से इम्प्लीमेंट होगी और क्या करने की ज़रूरत है। तो एक एक स्लाइड बढ़ाते जाएँ। लगा रखा है इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहली ज़रूरत पड़ेगी हमको फॉर्मेशन ऑफ टास्क फोर्स, फॉर्मेशन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी। इन दो की यदि बात करें तो टास्क फोर्स में कौन लोगों की ज़रूरत है, तो जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में टास्क फोर्स अलग होना चाहिए। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भोपाल में एक टास्क फोर्स अलग हो और ये काम टेक्निकल एजुकेशन को करना चाहिए। तो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट प्लस RGPB जो कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, इनके साथ कम से कम 5 या 6 ऐसे लोग जिन्होंने NEP को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हो, इसके ऊपर बहुत एनालिसिस किया हो, उनकी यदि टास्क फोर्स बनेगी, वो इस पे विचार करेगी, तो जो जिस तरह के छोटे छोटे पॉइंट उभर के आ रहे हैं उसको दूर करने में हमको सुविधा होगी। तो सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए कि एक टास्क फोर्स टेक्निकल डिपार्टमेंट बनाए। स्टीयरिंग कमेटी की एक ज़रूरत पड़ती है जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है। टास्क फोर्स का काम ये होता है कि उसके बारीक इश्यूज़ जो सब जगह से फीडबैक आए उनको इकट्ठा करे, टास्क फोर्स को दे, और स्टीयरिंग कमेटी लिंक का काम करती है बिटवीन टास्क फोर्स एंड डिपार्टमेंट। तो जब ये कमेटी बन जाती है, स्टीयरिंग कमेटी, ज़्यादा अच्छा होगा कि RGPB के वाइस चांसलर साहब वो खुद या जिसको भी नॉमिनेट करें उसकी अध्यक्षता में यदि बनेगी तो मुझे लगता है कि ये काम ज़्यादा अच्छी तरह हो पाएगा। तो रोल ऑफ RGPB एंड अदर यूनिवर्सिटी एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट यही है कि इन सब लोगों को कैसे एक साथ जोड़ें। हर डिस्ट्रिक्ट पर कम से कम एक वर्कशॉप की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि स्कूल एजुकेशन में भी और हायर एजुकेशन में, बहुत अनफॉर्चुनेट है ये कहना, लेकिन हमारे प्रोफेसर्स ने NEP को पूरा नहीं पढ़ा है। उसमें क्या प्रॉब्लम है वो किसी से सुन लेते हैं
और सुनने के बाद उसके ऊपर प्रश्न उठाने लगते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं हो सकता है तो कम से कम संभाग लेवल पर इस प्रकार की वर्कशॉप हो। और ये काम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट प्लस टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये सब मिल के यदि करेंगे तो हर जगह से फीडबैक अच्छा आएगा, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट की या संभाग की समस्याएं कुछ अलग भी हो सकती हैं। तो सारी बातें एक साथ आ जाएं तो इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि ये रोल इन यूनिवर्सिटी का सबका डिसाइड हो जाए। सेमिनार अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में और ऑटोनमस इंस्टीट्यूट में, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज को एक इंस्ट्रक्शन यहाँ से जाएगा वो फॉलो करेंगे। प्राइवेट इंस्टीट्यूट का अपना एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उनका अपना एस्टेब्लिशमेंट है, उनके एक्सपेंसेस अलग टाइप के हैं, ऑटोनमस इंस्टीट्यूट्स के अलग रूल्स हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इनके जो तीनों प्रकार हैं, गवर्नमेंट कॉलेज का अलग हो, ऑटोनमस का अलग हो, प्राइवेट में अलग हो, वहाँ पर वर्कशॉप होनी चाहिए, जिससे सभी लोग पॉलिसी को पूरी तरह समझ पाएँ और उनके क्या इशू हैं वो स्टीयरिंग कमेटी को भेज पाएँ। जैसे आज भी बात आ रही है, पॉलिटेक्निक में कई इशू निकल के आ रहे हैं, तो जब तक इस तरह की बातचीत नहीं होगी तब तक समग्र रूप से भोपाल में ये सारी सामग्री नहीं आ पाएगी। इसलिए सबसे पहले ये काम हो जाना चाहिए। एक बात आएगी फॉर्मेशन ऑफ कमेटी फॉर न्यू सिलेबस, क्योंकि जैसे ही हम इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, आज भी सब लोगों ने कहा कि सिलेबस कैसा होगा, क्या होगा, कौन बनाएगा। तो जो हायर एजुकेशन में काम किया कि एक सेंट्रल बॉडी यहाँ बनाई गई, उसने सभी कोर्स को रीडिज़ाइन किया, क्योंकि जब मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करेंगे, मल्टीपल एंट्री एग्ज़िट की बात करेंगे तो सारे सिलेबस के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि हर सब्जेक्ट के लिए एक सिलेबस कमेटी बन जाए अभी से, जो इस बात पर विचार करे कि इसमें क्या डिलीट करना है, क्या एडिशन करना है, और फिर उसको अप्रूव कराए यूनिवर्सिटी से। तो मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन आसान होगा। चेंज इन रूल एंड रेगुलेशंस, जैसा आदरणीय सुनील कुमार जी भी कह रहे थे कि अभी तो प्रोविज़न ही नहीं है। अगर मल्टी डिसिप्लिनरी में जाना हो, मल्टीपल एंट्री एग्ज़िट में जाना हो, तो हमारे जो स्टैट्यूटरी रूल्स हैं उसमें ये प्रोविज़न है ही नहीं, सर्टिफिकेट देने का, डिप्लोमा देने का, डिग्री करने का। तो ये ऑर्डिनेंस में जो चेंज करना है, स्टैट्यूटरी जो चेंज करना है, उसमें क्या चेंज की ज़रूरत है, इसके लिए यूनिवर्सिटी अपना काम करेगी, डिपार्टमेंट अपना काम करेगा। और जब ये नियम नोटिफाइड हो जाएंगे तभी हम इस तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इशू कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि इन रूल्स रेगुलेशन में क्या चेंज प्रस्तावित है, इन विचार भी करें और फिर इसको चेंज भी करें। एक बात आ रही है टीचिंग इन रीजनल लैंग्वेज की। अभी AICTE से जैसा इन्होंने बताया कि बुक्स को हिंदी अनुवाद भी कर दिया गया है, रीजनल लैंग्वेज में भी कर दिया गया है, मेडिकल में भी हो रहा है। हम एक काम ये कर सकते हैं कि यदि स्टूडेंट अभी ये कहते हैं कि पूरी तरह हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ना है या रीजनल लैंग्वेज में नहीं करना है, तो ये इंसिस्ट किया जा सकता है कि ये जो सामग्री है ये सहायक सामग्री की तरह उपयोग है। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन यदि आप चाह रहे हैं कि इंग्लिश में रखें तो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश की वास्तविकता यही है कि 80% स्टूडेंट्स सीधे सीधे बहुत अच्छी अंग्रेजी को नहीं समझते हैं। हम इसे स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, उनको इस तरह की सहायक सामग्री की ज़रूरत है। तो ये जो किताबें हैं आप उनको ये कह के प्रोत्साहित कर सकते हैं कि इसको आप ऐसे मटेरियल की तरह यूज़ करें जो आपको ज्ञान प्राप्त करने में सहायक है। तो मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन में 5 साल में धीरे धीरे हमारे पास ऐसे लोग हो जाएंगे जो पढ़ भी लेते हैं और पढ़ा भी इस माध्यम में रहते हैं। अगर हम खुद ही ये कहने लगेंगे कि इंग्लिश में नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा भविष्य बेकार है, तो फिर कभी भी बच्चा दूसरी लैंग्वेज में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं होगा। अब जो इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, ये इतने सारे क्राइटेरिया हैं, इनमें एक एक करके मैं बात करता हूँ। तो इस स्लाइड को छोड़ देते हैं क्योंकि इतने टॉपिक पे कवर करना है, जितना समय होगा उससे बात करेंगे। सबसे पहली बात आएगी एडमिशन क्राइटेरिया की। इस बात को मैं बार बार रेखांकित कर रहा हूँ, स्कूल एजुकेशन के लिए भी, कॉलेज एजुकेशन के लिए भी और टेक्निकल एजुकेशन के लिए, PMT PT के लिए, दोनों के लिए। 12वीं में ये कहा गया है, बल्कि 9th में ये कहा गया है कि आपको मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट चॉइस करना है। जब 9th में बच्चा मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट चॉइस करेगा तो ये बहुत प्रोबेबिलिटी है कि उसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कॉम्बिनेशन ना रह जाए, क्योंकि 9वीं में जो बच्चा पढ़ता है उसको नहीं पता है कि ये कॉम्बिनेशन चाहिए मुझे इंजीनियरिंग में जाने के लिए, या मुझे साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री चाहिए मेडिकल में जाने के लिए।
9th का बच्चा इतना समझदार नहीं होता और वो हो सकता है कि कुछ भी सब्जेक्ट चॉइस कर ले। तो 12वीं में जब वो आएगा तब उसको ध्यान में आएगा कि अरे मैं तो इंजीनियरिंग में जा ही नहीं सकता। तो 9th लेवल पर टीचर्स को काउंसलिंग करने की ज़रूरत है कि यदि बच्चा ब्रिलियंट है या इसको इंजीनियरिंग में जाना है तो इसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से क्या पढ़ना ज़रूरी है या बायोलॉजी पढ़ना ज़रूरी है। अगर ये हम अभी नहीं बताएंगे तो 4 साल बाद जो बच्चा 12वीं करके आएगा उसके एडमिशन की समस्या खड़ी हो जाएगी। अभी कल पेपर में वैसे मैंने पढ़ा कि AICTE ने कुछ इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए छूट दे दी है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। तो जिनमें छूट दे दी है उनमें अच्छी बात है, लेकिन जो बाकी कोर ब्रांच हैं उनमें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चाहिए। तो इनके एडमिशन के लिए क्या किया जाना है, इस पर हमको अभी से ठीक से विचार करना चाहिए, जिससे 3-4 साल बाद ये समस्या हमारे सामने नहीं आए। बायो इंजीनियरिंग के लिए या आर्किटेक्ट के लिए तो छूट दे दी है। अब ये एक बात आ रही है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है इसकी। अब क्या होगा कि जब 12वीं में बहुत सारे सब्जेक्ट लेके, कई तरह के कॉम्बिनेशन लेके और 12वीं लोग कर लेंगे तो इंजीनियरिंग की मेरिट एडमिशन के लिए कैसे बनने वाली है। तो अभी जो प्रोविज़न है वो है कि सेंट्रल लेवल पे एक एग्ज़ाम होती है। ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज ये कह रहे हैं, कम से कम सर मध्य प्रदेश में ये कह रहे हैं कि जो CET होती है उसमें हमारे यहाँ के बच्चे उस संख्या में नहीं बैठ रहे जिसमें बैठना चाहिए। उनको जानकारी नहीं हो पाती, उनके मन में डर होता है। तो मुझे लगता है कि 2 या 3 साल बाद कम से कम आवश्यक रूप से स्टेट लेवल पर भी इस प्रकार का कॉमन टेस्ट लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं या जिनमें अवेयरनेस नहीं है या जो इस टाइप के मिक्स सब्जेक्ट लेके आएंगे उनको एडमिशन देने के लिए क्या प्रोविज़न होंगे, इसके लिए स्टेट में व्यवस्था करने की ज़रूरत है और उनके फिर मेरिट बेस के आधार पर इंजीनियरिंग में प्रवेश हो पाएंगे। ये हो सकता है सब्जेक्ट हम अगर आज नहीं सोचेंगे तो 2-3 साल बाद इसका बड़ा केओस खड़ा हो जाएगा। तो जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो इस पर हमको बहुत बारीकी से आज विचार करना चाहिए। अब मल्टी डिसिप्लिनरी एंट्री एग्जिट पे बहुत सारी बात हुई है कि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, डिग्री 1, 2, 3 और 4 ईयर्स क्या होगी। तो अब इस पर बहुत ज़्यादा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि AICTE से जो आए उन्होंने सारा बता दिया है। एक छोटी सी जानकारी और मैं शेयर करना चाहूँगा जो मैंने सुनी है, ऑथेंटिक व्यक्ति से सुनी है। अभी बात हो रही थी कि ITI का डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा, कॉलेज डिप्लोमा देगा तो क्या होगा, उसको क्राइटेरिया कैसे आएगा, उसको जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैंने सुना तो ऐसा ही है कि जब एडवर्टाइज निकलेगा यदि गवर्नमेंट लेवल से कम तो उसमें ये नहीं होगा कि ITI का डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा, बल्कि इतने पॉइंट या इतने क्रेडिट का डिप्लोमा जिसने किया है वो एलिजिबल होगा। तो जब इस टाइप का एडवर्टाइज आएगा तो ये जो प्रॉब्लम आप रेस कर रहे थे वो नहीं आएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। अब एक बात आ रही है कि लिंकेज ऑफ ITI, पॉलिटेक्निक एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज हमारे यहाँ नहीं है। इसको अभी आप लोगों ने भी बात उठाई कि जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट है तो ITI से पॉलिटेक्निक में जाने के लिए या पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग में जाने के लिए जो प्रावधान है अभी बड़े रिस्ट्रिक्टेड हैं। हो सकता है कि हमको यदि पूरा लिंकिंग करना है तो इस पर ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है कि पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग में प्रवेश जब होगा तो सेकेंड ईयर में जो हो रहा है अगर स्पेसिफिक ब्रांच में है तो क्या उसमें कोई चेंज हो सकता है, या ITI से बच्चा जो निकल रहा है वो पॉलिटेक्निक में कैसे जाएगा, पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग में कैसे जाएगा। इस पर अभी पॉलिसी वाइज कोई बहुत बात नहीं हुई है। तो जो टास्क फोर्स बनेगी या जो स्टीयरिंग कमेटी बनेगी उसको इस पर विचार करना चाहिए कि केवल मल्टीपल एंट्री एग्जिट इसी में नहीं है कि ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज होना है, बल्कि ऐसा भी है कि जो बच्चा छोड़ के चला गया है वो 3 साल बाद करे कि 4 साल बाद करे कि 6 साल बाद करे। अभी का जो हमारा एग्जिस्टिंग रूल ये कहता है डिग्री कोर्स के लिए, मतलब जो 3 साल का डिग्री कोर्स है वहाँ 6 साल की अनुमति रहती है, लेकिन पॉलिसी वाइज अब ये लिमिट तो ख़त्म होने वाली है। तो पॉलिसी में अगर ये है कि 6 साल का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कॉलेज को इस पर ज़्यादा ओपननेस रखना पड़ेगी। तो अभी जो रिस्ट्रिक्शन है कि 6 साल में नहीं किया तो वो ख़त्म हो गया, या एक बार केवल अपॉर्चुनिटी दी थी शायद 2-1 साल पहले कि जिनके 6 साल 7 साल रह गए उनको एक अवसर और दिया जाता है। तो अब ये स्थिति ख़त्म हो जाएगी, ये अवसर अनंत रहेंगे, तो ज़्यादा समय ज़्यादा लोगों को रिकॉर्ड रखना होगा। तो मेंटेनेंस ऑफ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड रखने के लिए फिर इतना आसान नहीं होता, मैनुअली नहीं संभव हो पाएगा। तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए
फिर वही बात कहता हूँ कि RGPV ने बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर बनाए हुए भी हैं, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर हर एक को रखना पड़ेंगे जिससे लोगों का रिकॉर्ड रखा जा सके। अगर हम मैनुअल रिकॉर्ड मेंटेनेंस की कोशिश करेंगे तो 3 साल तो रख नहीं पाते हैं, 8 साल, 10 साल, 12 साल रखना बहुत बड़ा मुश्किल होगा। तो क्या सिस्टम होगा रिकॉर्ड का, स्टूडेंट्स का कैसे रखना है? ज़्यादा अच्छा ये होगा कि जब एक बार स्टूडेंट की एंट्री होती है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कंटिन्यूस 10, 12, 15 जो भी हो वही चलता रहेगा और उस नंबर की एंट्री करने पर स्क्रीन पे सारा रिकॉर्ड उसका आ जाना चाहिए। अदरवाइज़ कोई यूनिवर्सिटी इस रिकॉर्ड को रख नहीं पाएगी, क्रेडिट ट्रांसफ़र तो छोड़ ही दीजिए, अपने अपने यूनिवर्सिटी में भी नहीं कर पाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि हर कॉलेज को इंटीग्रेटेड सिस्टम जोड़ना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी का जो मेन सर्वर होगा उससे लिंक यदि करेंगे तो ही ये काम ठीक से हो पाएगा। तो रिमूवल ऑफ एज लिमिट हो जाएगी, 6 ईयर का रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो ये प्रोविज़न ख़त्म होने पर हम जो अभी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि 6 साल हो गए अब नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है, अब ये सबके लिए ओपन रहेगा। अब लेटरल एंट्री फॉर एम्प्लॉयड पर्सन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटेक्निक करने के बाद यदि किसी बच्चे ने एक छोटा मोटा जॉब ले लिया है, अब उस जॉब करते करते उसको यदि लग रहा है कि वो इंजीनियरिंग करे तो लेटरल एंट्री की अनुमति रिस्ट्रिक्टेड है। अभी प्राइवेट कंपनियां तो परमिट करती हैं, गवर्नमेंट में परमिशन लेने के बहुत सख्त नियम हैं। अभी जैसा बात हो रही थी कि एमटेक करने के लिए परमिशन नहीं मिल रही है, जो पॉलिटेक्निक से आना चाहते हैं पीएचडी के लिए परमिशन नहीं मिल रही। इसमें ज़्यादा ओपननेस की ज़रूरत है। यदि कोई चाहता है कि उसकी स्किल और डेवलप हो तो अल्टीमेटली उसके ज्ञान का फ़ायदा देश को ही मिलने वाला है। तो अगर कोई चाहता है कि वो अपने स्किल को बढ़ाए तो उसको ज़्यादा परमिशन होना चाहिए। और लेटरल एंट्री एम्प्लॉयड पर्सन के लिए इंडस्ट्री से यहाँ आने के लिए, यहाँ से इंडस्ट्री में जाने के लिए ज़्यादा हो। ड्यूअल डिग्री की भी परमिशन दी जा सकती है आगे चलकर, क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्टेड यूनिवर्सिटी हैं जो एट ए टाइम 2 डिग्री देती हैं, लेकिन जितनी चर्चा दिल्ली में मैंने सुनी है अभी उसके आधार पर तो ड्यूअल डिग्री की परमिशन होने वाली है। तो ये बंधन ख़त्म होने वाला है। आज की तारीख में सिस्टम ये है कि एक सर्टिफिकेट 2 एट ए टाइम किए जा सकते हैं, या एक डिप्लोमा और एक सर्टिफिकेट एट ए टाइम किया जा सकता है ओपन यूनिवर्सिटी से। लेकिन ड्यूअल डिग्री का प्रोविज़न बहुत रिस्ट्रिक्टेड जगह है, इसको और ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो BE करते करते अगर कोई दूसरी डिग्री किसी और इसमें लेना चाहे तो वो कर सके। मल्टी डिसिप्लिनरी में जो बात आ रही है कि लैंग्वेज कैसे पढ़ाएं। अब लैंग्वेज में NEP ये कहती है कि जर्मन, रशियन, फ्रेंच, कोरियन ये सब होना चाहिए। तो IGNOU के पास इस प्रकार के लैंग्वेज पढ़ाने के लिए प्रोविज़न अभी भी हैं, और इन कोर्सेज़ को करते समय कोई बंधन नहीं है कि आप रेगुलर सर्विस में हैं कि नहीं हैं, आप किसी रेगुलर कॉलेज में कोई काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के लिए हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को या पॉलिटेक्निक वालों को ये परमिशन देना होगी स्टूडेंट्स को कि यदि वो किसी ओपन यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, नॉट ओनली फ्रॉम IGNOU, एनी अदर यूनिवर्सिटी, पूरे देश भर में ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे दूतावास हैं जो अपनी अपनी भाषा सिखाते हैं। तो उनके रिकॉग्नाइज कोर्स को यदि वो फ्रेंच और कोरियन या जापानी कोई भी करते हैं तो उसको वेटेज दिया जाए, और जो यूनिवर्सिटी की मार्कशीट आती है उसमें उनके क्रेडिट जोड़े जाएं। ऐसा प्रोविज़न हमको इम्प्लीमेंट करते समय करना पड़ेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी में दूसरी जो बात आती है कि इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, हिस्ट्री, पब्लिक, फिलॉसफी, ऐसे बहुत सारे विषय हो सकते हैं, लगभग 12-15 सब्जेक्ट हैं। तो मल्टी डिसिप्लिनरी बनाते समय आखिर टेक्निकल यूनिवर्सिटी इनमें से कितना ले, और अगर ले भी ले तो उसको पढ़ाने का क्या इंतज़ाम हो। तो जैसा मैं सुबह भी कह रहा था कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी या टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, इनके कोलैबोरेशन की बहुत ज़रूरत है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बार बार इस बात को कह रहे हैं जब हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो कि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने के लिए या कंप्यूटर साइंस पढ़ाने के लिए लोग नहीं हैं, जबकि प्रदेश में पॉलिटेक्निक में और इंजीनियरिंग कॉलेज में इस प्रकार के रिसोर्सेज बहुत हैं। एट द सेम टाइम इंजीनियरिंग कॉलेज में इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, हिस्ट्री पढ़ाने के लिए लोग नहीं हैं, न ज़रूरत भी अपॉइंटमेंट करने की है, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। तो कितना क्रेडिट वहाँ से लेना चाहिए, एक तो टाई अप कैसे होगा हायर एजुकेशन और इसके बीच में। तो जो बात हायर एजुकेशन में हुई है उसमें ये कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है
तो वहाँ से MOU करें और उस MOU के तहत इंजीनियरिंग कॉलेज से फैकल्टी हमारे यहाँ पढ़ाने आए हायर एजुकेशन में, उसके रिसोर्सेज का यूज़ करें और जितने पीरियड वो लेंगे उनको हायर एजुकेशन पेमेंट करेगा। ठीक इसका उल्टा भी किया जा सकता है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से फैकल्टी को हायर करके इंजीनियरिंग कॉलेज में बुलाया जाए और ये पीरियड लेंगे वो अपने अपने सब्जेक्ट के, और उनको जो भुगतान होना है वो इंजीनियरिंग कॉलेज करे। अब डिसाइड स्टीयरिंग कमेटी को और जो स्टैंडिंग कमेटी बनेगी उसको करना है कि इन लैंग्वेज को और इन आर्ट्स के सब्जेक्ट को कितने % लेना है, कितने क्रेडिट का लेना है। ये अभी शायद AICTE से पूरी तरह डिफ़ाइन तो नहीं हुआ है, तो इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि कितना लिया जाए। इसी प्रकार NEP में कहा गया कि इंक्लूज़न ऑफ आर्ट। अब इंक्लूज़न ऑफ आर्ट में जो 36 कलाएँ हैं उनमें से कुछ जैसे लिख ली मैंने कि म्यूज़िक चाहिए, ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, तो इनको पढ़ाने का क्या प्रावधान हो, पहली बात। दूसरा, इनको कितने क्रेडिट दिए जाएं, एडिशनल क्रेडिट होंगे या डिग्री में क्रेडिट होंगे, ये डिसाइड अभी पूरी तरह नहीं हुआ है। तो जितना ज़्यादा डिस्कशन होगा ग्रुप में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या कमिश्नरी लेवल पे हो और फिर स्टेट लेवल पे हो, तब फाइनल हम इस बात को कर पाएंगे कि इंक्लूज़न ऑफ आर्ट करना कितना, पढ़ाई का क्या प्रोविज़न होगा, ओपन रिसोर्सेज से कर सकते हैं या हमको MOU करके करना है, और जो क्रेडिट दिए जाएंगे वो इंजीनियरिंग के कितना % होना चाहिए, 2 क्रेडिट होंगे, 4 क्रेडिट होंगे, इस पे बहुत चर्चा की ज़रूरत है। देन जो नेक्स्ट लिया था मैंने कि ब्लेंडेड एजुकेशन हो, ऑफलाइन और ऑनलाइन हो। जब हम इतने सारे सब्जेक्ट को मिक्स करके पढ़ाने की बात करते हैं और ये एक्सपेक्ट करें कि हर इंस्टीट्यूट में पूरी फैकल्टी सब विषय की हो, तब तो कोई इंस्टीट्यूट चलेगा ही नहीं, फाइनेंशियली डूब जाएगा। ना हायर एजुकेशन इतना अपॉइंटमेंट दे सकता है और ना टेक्निकल एजुकेशन अपने यहाँ इतने अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो ब्लेंडेड मोड ऑफ एजुकेशन में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की परमिशन की ज़रूरत है, और यूनिवर्सिटी के रूल्स रेगुलेशन में ये परिवर्तन करना होगा कि ओपन यूनिवर्सिटी से कितने % जो कोर्स है, सिलेबस का पार्ट है, वो एडॉप्ट किया जा सकता है, और उसके क्रेडिट को ट्रांसफ़र करने के लिए जो इक्वलिटी की ज़रूरत पड़ी थी, वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी थी, तो ज़रूरी नहीं कि हम स्टेट के बाहर से ही करें। हमारे स्टेट में भी इस प्रकार के कोर्सेज चलाने वाली संस्थाएं हैं, तो उनसे यदि MOU साइन होगा तब हम इस काम को ठीक से कर पाएंगे। जैसे अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो भोज ओपन यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कर रही है, ऑल इंडिया लेवल में बात करें तो IGNOU कर रही है, महाराष्ट्र की कुछ यूनिवर्सिटी हैं वो भी ऑनलाइन एजुकेशन दे रही हैं और फॉरेन की भी दे रही हैं। तो इन कोर्सेस में हम कितना % अलाउ करना चाहते हैं, या यूनिवर्सिटी में क्या प्रोविज़न हम रखना चाहते हैं कि दूसरी यूनिवर्सिटी से कितना कोर्स हम अडॉप्ट करें। तो ये ब्लेंडेड मोड ऑफ एजुकेशन यदि हो जाएगा तो मुझे लगता है कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी की बार बार समस्या लोग उठा रहे हैं कि फैकल्टी नहीं है, पढ़ाने वाले नहीं है, समय नहीं है, कैसे जाएंगे, फाइनेंस नहीं है, उस समस्या को हल किया जा सकता है। इसके लिए फिर से वही कोऑपरेशन बिटवीन हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो प्लेटफॉर्म है, स्वयं पोर्टल है, सेंटर फॉर ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, और मिनिस्ट्री के जो कोर्सेज हैं, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री बहुत सारे ओपन कोर्सेज चलाती है, इसी प्रकार से और दूसरे इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट भी अपने कोर्स चलाते हैं। हमारे इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं उन्होंने अभी तक इस कोर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है, और मूक का भी हाल ये है कि मूक में लोग रजिस्ट्रेशन तो कर लेते हैं लाखों की संख्या में, लेकिन एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होते, और एग्ज़ाम में अपीयर न होने के कारण उनको जो सर्टिफिकेट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। इसका कारण ये है कि मध्य प्रदेश में भी और बाहर के राज्यों में भी मूक कोर्स के बारे में छात्रों से बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई। बहुत ज़्यादा प्रोफेसर्स ने बच्चों को इस बारे में इंस्पायर नहीं किया कि ये कोर्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं, इसीलिए इस कोर्स के प्रति जितनी रुचि साउथ में हुई है उतनी मध्य प्रदेश में नहीं हो पाई है। तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात बार बार न्यू एजुकेशन में पॉलिसी में की गई है कि ऑनेस्टी आए, डेडिकेशन आए, ट्रूथ आए, जेंडर इक्वलिटी आए, लेकिन कैसे आएगा? बार बार ये बात आती है कि भाई भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसमें भी आता हूँ मैं, और मूल्य आधारित शिक्षा हो। तो केवल कहने से तो मूल्य आधारित शिक्षा नहीं आ पाएगी। एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा कि मेडिकल कॉलेजेस में
एक नया कोर्स उन्होंने अभी इम्प्लीमेंट किया है और ये कोर्स 3 महीने का है, जो 3 साल में कभी भी उस कोर्स को पूरा करना है और ये कोर्स पूरा वैल्यू एजुकेशन पर ही है। तो क्या ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी है कि जब हम टेक्निकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो कुछ कंटेंट इस प्रकार के शामिल हों जिसमें ऑनेस्टी आए या ट्रांसपेरेंटली वर्क करने का आए, जेंडर सेंसिटिविटी आए? क्या ऐसे चैप्टर उसमें रखे जा सकते हैं क्या? या जिस तरह से मेडिकल एजुकेशन ने कहा है कि इथिक्स का एक पेपर होगा, ऐसा इथिक्स का पेपर विद इन 5 ईयर्स कभी भी करने की कंपलसरी क्या AICT कर सकती है क्या? ये अभी बहुत अर्ली स्टेज में है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये आगे पीछे आएगा। जैसा मेडिकल में आ गया है वैसा इंजीनियरिंग में भी ज़रूर आएगा, इसे बात करने की ज़रूरत है। अब इंडियन नॉलेज सिस्टम में जैसे साइंस इन एंशिएंट इंडिया की बात करी तो अभी सर ने भी बताया कि जो पुस्तकें लिखी गई हैं उन पुस्तकों में आवश्यक रूप से ये संदर्भ जरूर आना चाहिए कि भारत में इस विषय पे कोई ज्ञान था या नहीं था। अभी दिक्कत ये है कि हम लोगों ने जो एजुकेशन लिया है उसमें हम सबको यही बताया गया कि भारत में कुछ नहीं था और अंग्रेज़ जब आए उन्होंने जो यूरोपियन प्रणाली लाई उस प्रणाली से जो आया वही सच है, बाकी सब बेकार है। अभी सोशलॉजी की अगर आप 9th-10th की किताबें जो दिल्ली में चलती थी, NCERT ने लिखी थी, उनको पढ़ लीजिए। उनमें भी बहुत सी बातें इतनी अनर्गल लिखी हुई हैं जो कि हमारे इंडियन सिस्टम को डिसोन करती हैं और ये बताती हैं कि हमारे यहाँ कोई सोशल स्टेटस नहीं था, कोई इकोनॉमिक्स की जानकारी नहीं थी, कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था। ये तक कह देते हैं कि भारत राष्ट्र ही नहीं था। किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि भारत तो राष्ट्र था ही नहीं, अंग्रेज़ों ने आके इसको देश बनाया। तो इस सिस्टम को तोड़ने के लिए इंडियन नॉलेज सिस्टम को, चाहे वो मेडिकल का फील्ड हो, टेक्निकल फील्ड हो या हायर एजुकेशन सिस्टम हो, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो हर किताब में ये रेफरेंस ज़रूर आना चाहिए कि इस विषय पर भारत में क्या ज्ञान उपलब्ध था। न तो कोई भी ये कहता है कि सारा ज्ञान भारत में ही था और बाहर कुछ था ही नहीं, और न ही कोई ये कहता है कि न मानना चाहिए कि भारत में कुछ भी नहीं था, जो ज्ञान आया बाहर से वही सही है। हर जगह ज्ञान उत्पन्न होता है, लेकिन मानवता ने हमेशा ज्ञान को शेयर किया है। यूरोप की एक ख़राब बात हमेशा ये रही है, चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो, इनोवेशन के बाद उसको वो अपने दूसरे को देने से पहले रॉयल्टी पहले मांगते हैं। हमारे यहाँ वो कंसेप्ट नहीं है कि हम इसको पेटेंट करा लेंगे और इसके ऊपर अगर आप उपयोग करोगे तो हमको पैसा देना पड़ेगा। ऐसा सिस्टम नहीं रहा है हमारे यहाँ। तो यूरोप में भी बहुत ज्ञान आया, अमेरिका में भी बहुत आया, लेकिन भारत में भी अपने ये जो विषय हैं, साइंस इन एस्ट्रोनॉमी है, मेटलर्जी है, आर्किटेक्ट है, केमिकल साइंस है, योग साइंस है, मेडिटेशन है, तो ऐसा तो नहीं कि भारत में इस पर काम नहीं हुआ और हमने इसका कभी पेटेंट भी नहीं लिया है। तो इस सिस्टम को जो टेक्निकल एजुकेशन है उसके सिलेबस में जोड़ने की ज़रूरत है, और ये जोड़ना इतना आसान नहीं होता। कभी भी एक बार अगर निर्णय होता है कि भाई ये कंटेंट जोड़ना है तो कितना कंटेंट जोड़ेगा, फिर कंटेंट बनाएगा कौन, टेक्स्ट बुक में कहाँ ऐड होगा, उसका इवैल्यूएशन कैसे होगा, बहुत सी बातें उस पर विचार करना पड़ता है। और अभी जो पॉलिसी है वो टेक्निकल एजुकेशन में इम्प्लीमेंटेशन के बहुत इनिशियल लेवल पर है। तो जब हम कई लोग मिल के इस पर बात करेंगे तब शायद इसको हम ठीक से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ये क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम की जो बात हुई कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगा, इसमें भी अभी बहुत से संस्थाओं में बड़ा कन्फ्यूज़न है कि क्रेडिट ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा, क्रेडिट कैसे ट्रांसफ़र होगा। जब बात हुई कि जो एकेडमिक बैंक बनेगा उसमें संस्थाओं को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। संस्था के रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो हर स्टूडेंट है उसका इंडिविजुअल नंबर जनरेट होगा। उस नंबर जनरेट होने के बाद उसके जो मार्क्स होंगे वो पंच भी होना पड़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा बाहर चर्चा हुई नहीं है। लेकिन मेन चीज़ जो आज अभी सर ने भी क्लियर कर दी है कि केवल ऐसा नहीं है कि ए ग्रेड के इंस्टीट्यूट के क्रेडिट ट्रांसफ़र हों, लोकल लेवल पर MOU किया जा सकता है। इस बात को बहुत पहले रेखांकित हो नहीं पाई, इसलिए इंस्टीट्यूट में ये कन्फ्यूज़न है कि अगर ए ग्रेड का नहीं है हमारा इंस्टीट्यूट तो क्या हमारा जो क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम है वो काम करेगा कि नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा। अब हमको स्टेट लेवल की जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं,
अच्छी यूनिवर्सिटी हैं उनमें अपनी समझ के हिसाब से यदि हम MOU करते हैं तो ये क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम काम कर पाएगा। इसके लिए लिंकिंग ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत पड़ेगी, डेटा शेयरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और लास्ट में एक बात आएगी कि डिजिटल यूनिवर्सिटी की जो बात आ रही है, अगर डिजिटल यूनिवर्सिटी ही बन जाएगी तो बहुत से काम इसमें से अपने आप होने लगेंगे। लेकिन अभी भी सारे कॉलेजेस में इस पर बहुत डिटेल में बात करने की ज़रूरत है कि क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम कैसे होना है, किस इंस्टीट्यूट में होना है, आप किस यूनिवर्सिटी से MOU करना चाहते हैं, MOU की लैंग्वेज क्या होगी, इसके बदले में जो क्रेडिट ट्रांसफ़र होगा तो क्या प्रोसीजर क्या रहेगा, इक्वलेंस कैसे रहेगा, ये तब हो पाएगा जब हम इस पर बहुत खुल के चर्चा करें। अभी जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे बार बार अपेक्षा की जाती है कि उनका उद्योग विभाग से संपर्क होना चाहिए। एक कड़वी सच्चाई ये है कि जब हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप इंडस्ट्री में जाके और अप्रेंटिसशिप में काम कर लीजिए, शेयर यहाँ करने में कोई बुराई नहीं है कि जो बच्चा है वो इंडस्ट्री में जाके ये कहता है कि साहब मेरे को तो आप सर्टिफिकेट दे दो 3 महीने कि मैं आया था। और दूसरी सच्चाई ये भी है कि इंडस्ट्री वाला भी कहता है कि ये 3 महीने में मेरे मशीन को और ख़राब कर देगा, उससे अच्छा है कि मैं इसको सर्टिफिकेट दे दूं, काम इसको आए नहीं आए। तो इस तरह के अप्रेंटिसशिप की कोई फ़ायदा नहीं है, ये बेकल दिखावे की चीज़ है। हमको शुरुआत से यदि लें तो कंसल्टेंसी बाय द इंस्टीट्यूट्स यदि हो, अगर कोई बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है और वो कंसल्टेंसी करता है तो कंसल्टेंसी के लिए हमारे यहाँ के स्टूडेंट का उपयोग कर पाएगा। एग्ज़ाम्पल के लिए हम कहें कि पीथमपुर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम वो लाती हैं कि ये चीज़ें हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज को आके कहती है कि हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, तो इंजीनियरिंग कॉलेज बड़ी खुशी से उस बात को करेगा और अपने स्टूडेंट को उसमें इन्वॉल्व भी करेगा। तो कंसल्टेंसी से पैसा भी जनरेट होगा। अगर IIT कर पाती है, एग्ज़ाम्पल के लिए इंदौर में जो ओवरहेड ब्रिज बनना था उसके लिए IIT रुड़की से एक्सपर्ट बुलाए, या भोपाल में जो हम सुन रहे हैं कि 50 लाख का बिल बना है। तो क्या वास्तव में हमारे यहाँ के जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, हज़ारों बच्चे सिविल से निकल रहे हैं, क्या ये लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते इस चीज़ को? मान लीजिए कि आपने 10 कॉलेज को दे दिया कि भाई ये सजेशन दो, हो सकता है उसमें से 6 बेकार हों लेकिन 4 तो अच्छे आएंगे। तो कंसल्टेंसी की बहुत ज़रूरत है जो कि हमारे कॉलेज अभी नहीं कर रहे हैं। दूसरा है प्राइवेट जो लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको हमें मैनेजमेंट में भी रखना पड़ेगा। अभी ये हो रहा है कि इंडस्ट्री का कॉलेज में कोई बहुत पार्टिसिपेशन नहीं है, कॉलेज के मैनेजमेंट में भी और सिलेबस के बनाने में भी, या ये शेयर करने में भी कि इंडस्ट्री की ज़रूरत क्या है। हमारा बच्चा जो है वो कुछ और पढ़ के जाता है, इंडस्ट्री की डिमांड कुछ और है, इसलिए इंडस्ट्री कहती हैं कि बच्चे तो बहुत आ रहे हैं लेकिन इनमें ऐसी स्किल नहीं है कि इनको एम्प्लॉय किया जा सके। दूसरी ओर ये स्थिति है कि हज़ारों लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो ये जो गैप है, इंजीनियर हज़ारों जिनके लिए नौकरियां नहीं हैं और बहुत सारी नौकरियां हैं जिनके लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, इसका कारण ये है कि दोनों के बीच में तालमेल नहीं है। तो इंडस्ट्री से लोगों को मैनेजमेंट में यदि हम रखते हैं तो वो बता पाते हैं कि आपके कोर्स में क्या कमी है, क्या बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है कि हम इसको नहीं एम्प्लॉय कर पा रहे हैं। तो ये पार्टनरशिप की ज़्यादा ज़रूरत है। इंडस्ट्री के हिसाब से सिलेबस बनना चाहिए और लर्निंग एंड ट्रेनिंग फॉर वर्कफोर्स एंड स्टूडेंट्स, ये बात अभी थोड़ी देर पहले भी आई कि स्किल का या नॉलेज का जो गैप है वो स्टूडेंट्स में भी है एंड अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए कि टीचर्स में भी है। अच्छा तो नहीं लगता कहने में, लेकिन ये सही बात है कि ऐसा है। तो जब तक हम कंटिन्यूस एजुकेशन नहीं रखेंगे, अपनी स्किल को अपग्रेड नहीं करेंगे, तब तक काम बनता नहीं है। यदि किसी भी टीचर के मन में ये आ जाए कि अब मुझे ज्ञान हो गया है, तो समझ लीजिए कि उसके कैरियर का अंत हो गया। कहावत तो यही है कि जितना ज़्यादा हम पढ़ते हैं उतना लगता है कि अब मेरे को कुछ नहीं आ रहा है। तो जितना ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं उतना ही हमको अब लगता है कि अरे अभी तो और पढ़ने की ज़रूरत है, और पढ़ने की ज़रूरत है। तो चाहे बीटेक करने वाले को एमटेक करने जाना हो, एमटेक करने वाले को पीएचडी करने जाना हो, या पीएचडी करने वाले को प्रोजेक्ट के लिए काम हो, ये जो लगातार ट्रेनिंग की ज़रूरत है टीचर्स को,
अभी सर ने भी बताया कि उनके यहाँ प्रोविज़न है। इस तरह के प्रोविज़न बढ़ाने की ज़रूरत है जिससे गैप जो लर्निंग का है वो ख़त्म हो जाए स्टूडेंट्स के बीच में भी, स्टूडेंट्स के लिए ब्रिज कोर्स और टीचर्स के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है। MOU विथ इंडस्ट्री फॉर अप्रेंटिसशिप ये बहुत कम है अभी, और इनके न होने के कारण जो बच्चे हैं वो अप्रेंटिसशिप करने के लिए अपनी मर्ज़ी के इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, वहाँ काम करते नहीं हैं, केवल सर्टिफिकेट लेके आ जाते हैं। इसकी ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत है पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसी तरह से फंडिंग फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन, अभी मुझे नहीं ध्यान है कि किसी कॉलेज को किसी इंडस्ट्री ने ऐसा कहा हो कि हमारे पास मान लीजिए प्रिंटिंग मशीन है ऑटोमेटिक जो 50,000 कागज़ छापती है और इसकी कैपेसिटी हम 80,000 करना चाहते हैं, हम आपको 50 लाख देते हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लो कि आप ये मशीन में, ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि हुआ है हमारे। तो ये जो फंडिंग है ये अगर इंडस्ट्री से आएगी एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट, CSR फंड से पैसा ले लेना बिल्कुल अलग बात होती है, क्योंकि उनकी बाध्यता है कि इतना % उनको सोशल कॉज में खर्च करना है। तो उन्होंने AC लगवा दिए, 10 कंप्यूटर दे दिए, एक आध कमरा बना दिया, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने के लिए यदि कोई फंडिंग करता है और हमारे कॉलेज उस फंड को उपयोग करते हैं तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में स्तर भी सुधरेगा और हम जो इसका पॉलिसी की मेन थीम है उसको भी पूरा कर पाएंगे। अब इसमें अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ कि ये ऋग्वेद से श्लोक उठाया है और परमेश्वर द्वारा दिए ज्ञान के भंडार में से ज्ञान प्राप्त करने का हम सामर्थ्य उत्पन्न करें। तो हमारे जो छात्र हैं उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। अभी तो 12वीं करके जो बच्चा आता है उसको बहुत ज़्यादा अभी ये पता नहीं रहता कि क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, क्या चीज़ उपयोगी है, क्या मेरे कैरियर में ध्यान आएगी, उसको पता नहीं रहता। तो उसकी कैपेसिटी पहले बढ़े, सामर्थ्य उसमें उत्पन्न हो कि हमको क्या ज्ञान प्राप्त करना है, और फिर जो नॉलेज जनरेट हो वो दूसरे के हित में, मतलब जब वो BE करके जाएगा समाज में तो उसका उपयोग हो पाए, उसके बनाए हुए पुल लंबे समय टिकें, उसकी बनाई हुई सड़कें 20 साल 50 साल तक टिकें जितनी लाइफ है, तब वो दूसरों के लिए अपने ज्ञान का उपयोग कर पाएगा। और जो लास्ट बात ये है कि सभी क्षेत्रों के श्रेष्ठ विद्वान विभिन्न माध्यमों से हमें बल और ऊर्जा प्रदान करें। आशा ये है कि मध्य प्रदेश में इतने सारे ITI, इतने सारे पॉलिटेक्निक, इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, हमारी यूनिवर्सिटी है, इसमें बहुत सारे हम सब साथी, आप लोग विद्वान साथी हैं, और हर बात को बहुत बारीकी से आप लोग पढ़ें, एनालिसिस करें, और जिस तरह की समस्याएं बता रहे हैं उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम बार बार डिस्कस करें। क्या समस्या आएगी, केवल इससे कहने से काम नहीं आता, इसका समाधान क्या होगा ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम बार बार चर्चा करेंगे कि ये समस्या आएगी, ये प्रोबेबल समाधान हो सकता है 50 तरह के समाधान लोग सुझाएं, उनमें से जो फिर सही रास्ता होगा उसको इम्प्लीमेंट यदि हम करेंगे तो जो हायर एजुकेशन के इम्प्लीमेंटेशन जैसा हो रहा है वैसा ही टेक्निकल एजुकेशन में हो पाएगा। सर्विस मैटर हज़ारों हो सकते हैं लोगों के, बहुत सारी सरकार की समस्याएं हो सकती हैं, और ये भी बात है कि पॉलिसी में जो सुझाव दिए गए हैं वो सब एक बार में हो भी नहीं जाएंगे। ये कोई अपेक्षा भी नहीं करता है कि पूरी पॉलिसी कल इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर संस्था के पास न रिसोर्स हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स भी नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं है, और उतना कई जगह डेडिकेशन भी नहीं है। अभी ज़रूरत इस बात की है कि पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इस पर बहुत डिस्कशन करें, स्टीयरिंग कमेटी बन जाए, स्टैंडिंग कमेटी बन जाए, जो टास्क फोर्स है वो बन जाए, यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे बनाए, हमारे अपने जो कॉलेज हैं वो अपने अपने लेवल पे छोटी कमेटी बनाएं, और पॉलिसी पे खूब चर्चा करके उसमें क्या कंट्रोवर्सी आपको लग रही है, क्या आपके सजेशन हैं वो सेंट्रल बॉडी को दें। तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छी तरह से इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने NEP के इम्प्लीमेंटेशन के डिफरेंट क्राइटेरिया से हम सबको अवगत कराया, हमारा मार्गदर्शन किया। सर, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में NEP का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही मूल भावना के साथ सही मायनों में लागू हो पाएगा। और इसी के साथ मैं इस सेशन को कंक्लूड करने के लिए आदरणीय डॉक्टर सुनील कुमार सर को यहाँ आमंत्रित करती हूँ।
आज के दोनों जो हमारे कीनोट स्पीकर हैं उनका धन्यवाद अदा करते हुए मैं केवल 2-3 बातें छोटी कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि शिक्षक वही है जो जीवन भर छात्र रहता है, अच्छा शिक्षक वही है जो जीवन भर छात्र रहता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होने वाला है एनईपी से? हम ही लोग होने वाले हैं। तो ये कोई सोचे किसी दूसरे के बेनिफिट के लिए एनईपी लागू होने वाली है तो ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जीवन भर छात्र किसको रहना है? हमको रहना है। तो अब हमें अगर अपने सपनों की शिक्षा चाहिए तो हम कितने बेहतर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करें कि जो कमियां हमारी शिक्षा में रह गई थी पहले, उनको अब हमें दूर करना है और बेहतर विद्यार्थी बनना है। तो टेक्निकल एजुकेशन के संदर्भ में ख़ास तौर से जो बात कन्हरे से आप उठा रहे थे, उसको हमको रिस्पॉन्ड करना है। मतलब हमारे अपने महाविद्यालयों का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि वो जो इंडस्ट्री टाइप का लगे, जहाँ पर शिक्षक और छात्र दोनों ये महसूस करें कि जो हम सीख रहे हैं इंडस्ट्री में रह के सीख रहे हैं, अप्रेंटिस में तो जाने की बात बहुत दूर है। तो जो मैं गैप हटाने की बात कर रहा था उसमें शायद आईसीटी भी बहुत गंभीर है कि कहीं ना कहीं वो हमको 40% बाहर से एक्सपर्ट बुलाने और विजिटिंग एक्सपर्ट बुलाने की अनुमति दे, और हमारे संस्थानों को जब तक वो फैकल्टी प्रॉपर नहीं होगी, प्रॉपर स्किल सेट नहीं होगा, तो शायद हम लोग बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस पर वो काम कर रहे हैं। और तीसरी बात, जब भी बैंक वर्ड आता है तो एक यूनिक आईडी आई जाती है सर। आपका अकाउंट होगा तो यूनिक होगा, मोबाइल नंबर होगा तो यूनिक होगा। अगर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगी तो नेचुरली एक यूनिक आईडी हर स्टूडेंट को मिलेगा जो लाइफ लॉन्ग उसके साथ चलना चाहिए। तो वो कॉन्सेप्ट अगर आईसीटी भी थोड़ा सा पहले अर्ली उसको अडॉप्ट कर ले, तो जैसे टीचर्स का यूनिक आईडी जनरेट कर रहा है, अगर स्टूडेंट का यूनिक आईडी हम जनरेट करने लगेंगे तो हमें भी शायद मालूम लगने लगे, जो डाटाबेस चाहिए कि किस ब्रांच में कितने बच्चे एडमिटेड हैं, कब छोड़ रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, क्या एजुकेशन कर रहे हैं। तो एक बड़ा डाटा बैंक शायद क्रिएट हो जाएगा। और जो प्रॉब्लम हो रही है ख़ास तौर से निजी विश्वविद्यालयों के क्षेत्र में कि हमें डाटा नहीं मिल पाता और हम बता ही नहीं पाते। आज हम भी नहीं बता सकते कि मध्य प्रदेश में किस ब्रांच में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम यूनिक आईडी से दूर हो सकती है और इस पर बहुत विशेष काम करने की ज़रूरत है। लास्ट में मैं कहूँगा कि विश्वविद्यालय ने ऑलरेडी हमारी एक टास्क फोर्स पिछले 1 साल से काम कर रही है, क्योंकि सिलेबस और ऑर्डिनेंसेज, स्टैट्यूट, मॉड्यूलरिटी, ये सब हम ही को करना है। तो उस पर ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं और जो कल अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक आई गया है तो उसको हम गहन रूप से अध्ययन करके एज अर्ली एज पॉसिबल, हम तो 30 जून से पहले ऑर्डिनेंसेज में सारे प्रोविजंस ला देंगे, क्योंकि पहले भी आरजीपीवी ने जब मॉडल सिलेबस आया और जो भी मॉडल चीज़ें आई, सबसे पहले आरजीपीवी ने ही उसको इम्प्लीमेंट किया था 2017 में। फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी पूरे भारत में। और इस बार भी मेरा ये दावा यही है कि आपको जुलाई में आपको सारे ऑर्डिनेंस, स्टैट्यूट एज पर एपीएच, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी रेगुलेटरी बॉडीज़ ने दी है टू इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो सब यथावत इम्प्लीमेंट कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके मार्गदर्शन के लिए। मैं बताना चाहती हूँ कि आगामी सेशन में MITS ग्वालियर, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, RGPB भोपाल और SGS ITS के प्रेजेंटेशन होना है। यदि इन्होंने अपने PPT अपलोड नहीं कराए हों तो आप अपलोड करा दीजिएगा। और मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि आदरणीय डॉक्टर राजीव कुमार सर, जो AICT से हिंदी माध्यम में लिखी हुई बुक्स लेकर आए हैं, वो उसे SB पॉलीटेक्निक को देना चाहते हैं। मैं आदरणीय भारती शर्मा मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वो यहाँ आएँ और इन्हें ग्रहण करें। बहुत अच्छे से क्वालिटी मेंटेन की गई है इन बुक्स में, आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। और इसी के साथ मैं अब आप सभी को लंच के लिए आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू। 45 मिनट्स के बाद हम सब फिर यहाँ मिलेंगे।